हेलो एवरीवन, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नए सेट ऑफ चैप्टर के साथ में जिसका नाम है थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। तो आज हम लोग पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। ये क्लास 12 इकोनॉमिक्स का एक छोटा सा इजी टू अंडरस्टैंड चैप्टर है और ये काफ़ी स्कोरिंग भी होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर में हमको समझना पड़ेगा कि कार्डिनल और ऑर्डिनल यूटिलिटी के बीच का डिफरेंस क्या होता है। उससे पहले हम समझ लेते हैं कि कार्डिनल और ऑर्डिनल वर्ड का मतलब क्या होता है। तो देखिए, कार्डिनल मतलब क्या होता है, जैसे मैथ्स से ये टर्म आया है। मैथ्स में कार्डिनल नंबर्स होते हैं। कार्डिनल का मतलब क्या होता है, जो भी क्वांटिफाइबल है। क्वांटिफाइबल का मतलब क्या हुआ क्लास? क्वांटिफाइबल का मतलब हुआ कि जिसको हम नंबर्स के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो किसी भी चीज को अगर हम नंबर्स के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 एंड सो ऑन, सो इनको हम बोलते हैं कार्डिनल। ऑर्डिनल क्या होते हैं? जिनको हम नंबर्स में नहीं एक्सप्रेस कर सकते, इनको हम जनरली रैंक्स में एक्सप्रेस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपसे पूछा कि बटर स्कॉच आइसक्रीम और वनीला आइसक्रीम, इसमें आपको क्या पसंद है? तो आप इसमें कोई नंबर नहीं बता सकते कि मुझे वेनिला 30 पसंद है, ये 20 पसंद है। कोई ऐसे एब्सोल्यूट पॉइंट नहीं दे सकते। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि मुझे वेनिला ज़्यादा अच्छी लगती है या मुझे बटर स्कॉच ज़्यादा अच्छी लगती है। आप अपनी प्रेफरेंस बता सकते हैं। आप उसको रैंकिंग दे सकते हैं, किसी एक को आगे और किसी एक को पीछे। ये होता है ऑर्डिनल। तो आई होप कार्डिनल और ऑर्डिनल के बीच का मतलब आपको समझ में आया होगा। जो कार्डिनल यूटिलिटी है, इस कॉन्सेप्ट को किसने डिराइव करा? इसको डिराइव करा है प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने। और वहीं पे जो ऑर्डिनल यूटिलिटी है, इसको किसने डिराइव करा है? इसे करा है क्लास जे.आर. हिक्स ने। तो देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे, यूटिलिटी इज मेजरेबल एंड क्वांटिफाइबल। ये कौन कह रहा है? ये अल्फ्रेड मार्शल कह रहे हैं कि जो यूटिलिटी है, इनके अकॉर्डिंग क्या है, वो उसको मेजर किया जा सकता है, यानी वो क्या है, क्वांटिफाइबल है। उसको हम क्वांटिटीज में एक्सप्रेस कर सकते हैं। वहीं पे जो ऑर्डिनल यूटिलिटी है, वो साइकोलॉजिकल है। जे.आर. हिक्स कह रहे हैं कि जो अल्फ्रेड मार्शल है, उनकी बात गलत है। ठीक है, वो हम नंबर्स में नहीं एक्सप्रेस कर सकते। इसको हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे? इसको हम एक्सप्रेस करेंगे साइकोलॉजिकल बेसिस पे, मतलब हम इसको रैंकिंग देंगे। सो इसी में आगे लिखा है, इट इज एक्सप्रेस न्यूमेरिकली, जैसे कि मार्शल ने कहा, एंड इट इज एक्सप्रेस्ड इन रैंक्स एज पर कंज्यूमर्स प्रेफरेंस। कंज्यूमर अपनी प्रेफरेंस बताते हैं, उसमें अपना रैंक बता देते हैं कि ये फर्स्ट रैंक पे, ये सेकंड रैंक पे, थर्ड रैंक पे, इसके बाद ये या फिर इसके पहले ये। तो चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक जो है, हमको अब इसमें समझना है कि यूटिलिटी क्या होता है। तो यूटिलिटी का डिक्शनरी मीनिंग होता है यूजफुलनेस, लेकिन इकोनॉमिक्स में सिर्फ इसको यूजफुलनेस बोलना सही नहीं रहेगा। तो यूटिलिटी की डिफिनेशन क्या होती है? यूटिलिटी की डिफिनेशन होती है, यूटिलिटी रेफर्स टू वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। जो यूटिलिटी है वो क्या है? वो किसी भी कमोडिटी की वांट सेटिस्फाइंग पावर है। एक एग्जांपल लीजिए, मान लीजिए मैंने आपको क्या करा कि मैंने आपको कार दी और मैंने की दी और मैंने आपसे बोला कि आप इसको चला सकते हैं। तो आपको कितनी मजा आएगी? तो सर, मजा आएगी। हो सकता है किसी को बहुत ज्यादा मजा आए, जिसने भी कभी कार नहीं चलाई है। हो सकता है कुछ लोगों को थोड़ी सी मजा आए, या फिर हो सकता है वो पहले एक दो बार चला चुके हैं तो उनको उतना कुछ खास नहीं लगेगा। यानी सबको अलग अलग तरह का सेटिस्फैक्शन मिल रहा है ना? तो वही यहाँ पे है कि यूटिलिटी का मतलब क्या होता है, किसी भी कमोडिटी के अंदर वो पावर, वो क्षमता होनी चाहिए कि वो आपकी वांट को सेटिस्फाई कर सके। अगर कोई चीज आपको सेटिस्फाई करने की क्षमता रखती है, तो उसके अंदर क्या है, यूटिलिटी है। और हम क्या लिख सकते हैं, इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ सेटिस्फैक्शन डिराइव फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ अ कमोडिटी। जैसे हम किसी कमोडिटी को हम कंज्यूम करते हैं, तो उसे कंजम्पशन को करते करते हमें कितना सेटिस्फैक्शन मिलता है, उस सेटिस्फैक्शन को भी हम क्या कह सकते हैं क्लास? यूटिलिटी। इसके बाद में यूटिलिटी को और क्या बोलेंगे हम? इट इज द एबिलिटी और कैपेसिटी ऑफ द कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। किसी भी कमोडिटी की ये एबिलिटी होता है या फिर ये कैपेबिलिटी होता है किसी भी ह्यूमन की वांट को सेटिस्फाई करने का। इसका एग्जांपल देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है, ब्रेड हैज द पावर टू सेटिस्फाई हंगर। जैसे कि एक भूखे आदमी की भूख को शांत करने के लिए ब्रेड पर्याप्त है। तो ब्रेड के अंदर वो पावर है, ब्रेड के अंदर वो कैपेबिलिटी है कि वो उसकी हंगर को, यानी उसकी वांट को सेटिस्फाई कर सकता है। इसलिए हम क्या बोलेंगे, ब्रेड हैज यूटिलिटी फॉर अ हंगर पर्सन। नेक्स्ट, फॉलोइंग आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूटिलिटी। तो अब यूटिलिटी की कुछ फीचर्स, नेचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स भी देख लेते हैं। सबसे पहला है, यूटिलिटी इज सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव मतलब क्या होता है? कहीं पे भी अगर वर्ड यूज होता है सब्जेक्टिव, इसका मतलब होता है कि ये फिक्स नहीं है, ये पर्सन टू पर्सन चेंज होता है। ये हर एक इंडिविजुअल पर्सन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि अभी रिसेंटली एक नई मूवी लॉन्च हुई है मार्केट में, धुरंधर, आपको कितनी अच्छी लगी? तो किसी को बहुत ज्यादा अच्छी लगी, किसी को ओके ओके लगी, किसी को नहीं उतनी अच्छी लगी, उसमें मारपीट बहुत ज्यादा है।
तो ये सबका क्या है, एक खुद का प्रेफरेंस है, सबका खुद का रिव्यू है। तो पर्सन टू पर्सन इंडिविजुअली ये जो रैंकिंग है, ये जो प्रेफरेंस है, या मैं कह सकता हूँ रेटिंग है, ये सबका चेंज होता जा रहा है। तो मैं कह सकता हूँ कि जो मूवी के रिव्यूज हैं वो सब्जेक्टिव है, मतलब पर्सन टू पर्सन चेंज हो रहे हैं। द आंसर इज यस। सो यूटिलिटी इज सब्जेक्टिव। यूटिलिटी कैसी होती है, पर्सन टू पर्सन ये चेंज होती है। यूटिलिटी डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल्स ओन सब्जेक्टिव एस्टिमेट ऑफ द अमाउंट ऑफ सेटिस्फैक्शन। ये पर्सन के खुद के सेटिस्फैक्शन लेवल पे डिपेंड करती है, वो एस्टिमेट करके, वो गेस करके बताएगा कि वो कितना सेटिस्फाई हुआ। ठीक है, ये पर्सन खुद ही बता सकता है कि उसे कितना सेटिस्फैक्शन मिला। ये मैं नहीं बता सकता कि मूवी देख के आपको कितना अच्छा लगा होगा, ये आप ही बता पाएंगे कि आपको ओके ओके लगी, या फिर आपको अच्छी लगी, आपको खराब लगी। तो ये पर्सन का खुद का ओन एस्टिमेट होता है। ही इज लाइकली टू गेट फ्रॉम अ कमोडिटी, जो उस कमोडिटी को यूज करने से उसको मिल रहा है। यूटिलिटी इज नॉट मेजरेबल। यूटिलिटी को हम मेजर नहीं कर सकते। मेजर नहीं कर सकते मतलब, मान लीजिए मैंने आपसे पूछा कि आपकी हाइट क्या है, तो आप उसको फीट में मेजर करके बताएंगे, आप सेंटीमीटर्स बताएंगे कि सर मेरी हाइट 165 सेंटीमीटर्स है। मैंने आपसे पूछा कि आपकी एज क्या है, तो आप एज भी अपनी नंबर्स में बता सकते हैं। मैंने आपसे पूछा कि आपका वेट क्या है, आप वेट भी बता सकते हैं। लेकिन मैंने आपसे पूछा कि ये लीजिए चॉकलेट और ये चॉकलेट खाइए, और मुझे आप ये बताइए कि इस चॉकलेट को खा करके आपको कितना सेटिस्फैक्शन मिला। तो क्या बता सकते हैं मुझे 10 सेटिस्फैक्शन मिला, 20 मिला, 30 मिला, 40 मिला? आप ऐसे नहीं बता सकते, है ना। तो आप ये बता सकते हैं कि मुझे बहुत ज्यादा मजा आया, बहुत अच्छी चॉकलेट थी, या ठीक ठीक थी, नॉर्मल थी। लेकिन आप जो है उसको मेजर करके नहीं बता सकते कि मुझे इतना सेटिस्फैक्शन मिला। तो इसकी कोई यूनिट है क्या? यूनिट नहीं है। यानी यूटिलिटी जनरली क्या है, नॉन मेजरेबल है। क्या लिखा है, सिंस यूटिलिटी इज सब्जेक्टिव, क्योंकि पर्सन टू पर्सन चेंज होती है, इट कैन नॉट बी मेजर्ड इन ऑब्जेक्टिव टर्म्स। हम उसको ऑब्जेक्टिफाई नहीं कर सकते, हम उसको मेजर नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्या है क्लास, यूटिलिटी इज रिलेटिव इन नेचर। रिलेटिव मतलब क्या होता है, रिलेटिव मतलब होता है कि हर पर्सन की नीड पे ये डिपेंड करता है। समझ पा रहे हैं आप इस चीज को? जैसे कि मैंने अभी ब्रेड का एग्जांपल लिया ऊपर, कि ब्रेड के पास वो एबिलिटी है, वो कैपेबिलिटी है कि वो एक जो हंग्री पर्सन है, जो भूखा व्यक्ति है, उसकी भूख को शांत कर सके। तो अगर मुझे कोई ब्रेड देगा ला करके, तो मुझे ब्रेड उतना सेटिस्फाई नहीं करेगी, क्योंकि मुझे ऑलरेडी नॉर्मली खाना ना मिल जाता है। ठीक है, मैं स्टार मतलब मुझे स्टार्वेशन नहीं होता है। लेकिन कोई पर्सन जो भूखा मरता है, जिसे कोई दिक्कत होती है, जो डेली खाना नहीं अफोर्ड कर सकता है, तो उसे अगर कुछ ऐसी खानी चीज मिलेगी तो उसके लिए वो बहुत बड़ी चीज होगी, है ना। अगर मैं अंबानी या अडानी को जाकर के ब्रेड का पैकेट दूं खाने के लिए, तो वो क्यों ही खाएंगे? उनको तो 5 स्टार होटल का बहुत अच्छा खाना उनको नसीब हो रहा है। इसका मतलब कि जो ब्रेड है, उसके पास पावर तो है सेटिस्फैक्शन देने की, सेटिस्फाई करने की, उसके अंदर एबिलिटी कैपेबिलिटी है, लेकिन हर व्यक्ति को वो सेटिस्फाई नहीं कर सकती है। वो उसी को सेटिस्फाई कर पाएगी जिस पर्सन के अंदर उसको पाने का डिजायर होगा। आई होप ये समझ में आ रहा है आपको। सो यूटिलिटी एक एब्सोल्यूट चीज नहीं है। मैं ये नहीं बोल सकता कि ये ब्रेड जो जो खाएगा उसका जो है उसकी भूख शांत हो जाएगी, उसको पूरा 100% सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा, वो हैप्पी हो जाएगा, क्योंकि ये पर्सन टू पर्सन चेंज हो जाएगा। बट रिलेटिव, इट इज रिलेटिव टू अ पर्सन नीड। ये आपकी नीड पे डिपेंड करता है। अब जैसे मान लीजिए कि आप रात में 12-1 बजे सो के उठते हैं और आपको बहुत तेज भूख लगती है, और किचन में कुछ भी नहीं रखा है, और आप परेशान भी नहीं कर सकते घर वालों को कि उठा करके कुछ मतलब उठ के बना दे। तो ऐसे में आप क्या करेंगे, आपको जो भी मिल जाएगा, आपको जो भी नमकीन मिली, आपको जो भी बिस्किट मिला घर में, आपको फ्रिज में पड़ा हुआ कुछ भी मिला, तो आप वही लेके खाएंगे। यानी उस टाइम उसकी यूटिलिटी है। वैसे हो सकता है मॉर्निंग में मम्मा ने आपको वो ऑफर करा हो कि ये खा लो, तो आपने मना कर दिया, नहीं अभी मेरा मन नहीं है। लेकिन रात में जब आपको भूख लगी तो आपने वो निकाल के खुद से खाया। यानी आपकी मॉर्निंग में नीड नहीं थी, तो उसके अंदर यूटिलिटी नहीं थी। लेकिन अभी आपको भूख लग रही है, वो नीड बन गया है आपकी, इसीलिए वो जो भी कमोडिटी जो आप कंज्यूम कर रहे हैं वो आपको सेटिस्फाई कर पा रहा है। सो इट इज रिलेटिव टू अ पर्सन्स नीड। यूटिलिटी ऑफ अ कमोडिटी डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी ऑफ पर्सन्स डिजायर। ये पर्सन के डिजायर की इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है कि आप उसको कितनी शिद्दत से चाहते हैं, यानी आप उसको कितना पाना चाह रहे हैं। जो गरीब लोग होते हैं, जो स्लम एरिया में रहते हैं, तो उनको जल्दी ऐसा खाना उनको नहीं मिलता है, होटल वगैरह का हो गया, इस तरह का उनको खाना जल्दी वो लोग नहीं खा पाते हैं, नहीं अफोर्डेबल है उनके लिए। तो अगर कोई उनको जाके ऐसा खाना देगा, तो उनकी जो वांट होगी वो बहुत ज्यादा सेटिस्फाई होगी। ठीक है, क्योंकि उनकी इंटेंसिटी है उसको पाने की। लेकिन जो बच्चे डेली घर के बाहर जाकर के खाना खाते हैं कोचिंग वोचिंग के बाद, या ऐसे उनको फास्ट फूड मिल जाता है, तो उनके लिए फास्ट फूड उतना ज्यादा सेटिस्फैक्टरी नहीं होगा, क्योंकि वो डेली बेसिस पे खा रहे हैं, उनके लिए कोई नई चीज नहीं है, राइट। सो ये किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है पर्सन की इंटेंसिटी पे। उसके बाद क्या है, यूटिलिटी इज डिफरेंट फ्रॉम यूजफुलनेस। एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि यूटिलिटी का डिक्शनरी मीनिंग है यूजफुलनेस, लेकिन यूटिलिटी यूजफुलनेस से डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है? यूटिलिटी डज नॉट मीन्स दैट कमोडिटी इज यूजफुल,
जरूरी नहीं है कि जिस चीज की यूटिलिटी है, जो चीज आपको सेटिस्फाई कर पा रही है, वो यूजफुल है। हमारे इन्वायरमेंट में, हमारी सोसाइटी में कुछ कमोडिटीज ऐसी भी बिकती हैं जो कहीं ना कहीं सोशल इविल है, जो हमारे हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है। जैसे कि लिकर हो गया या स्मोक वगैरह हो गया। तो जो पर्सन, जैसे कि जो स्मोकर है या जो ड्रिंकर है, तो उनके लिए तो यूटिलिटी है ऐसी चीज़ों की, ठीक है, उनको चाहिए, उनकी इंटेंसिटी है, उनको स्मोकिंग करना है, उनको जो है ड्रिंकिंग करना है, तो उसके लिए उनको लिकर भी चाहिए। लेकिन क्या वो उनकी बॉडी के लिए यूजफुल है? द आंसर इज नो। इसका मतलब जरूरी नहीं है हर वो चीज़ जिसके अंदर यूटिलिटी है वो यूजफुल भी हो सकता है कि वो यूजफुल नहीं है, वो हार्मफुल है, बट स्टिल द पीपल आर हैविंग यूटिलिटी फॉर दैट। तो यही यहाँ पे लिखा है कि यूटिलिटी इज डिफरेंट फ्रॉम यूजफुलनेस। जरूरी नहीं है कि हर यूजफुल चीज की यूटिलिटी हो, और जरूरी नहीं है कि हर यूटिलिटी वाली चीज आपके लिए यूजफुल हो। यूटिलिटी डज नॉट मीन्स दैट कमोडिटी इज यूजफुल। जरूरी नहीं है कि यूटिलिटी वाली चीज यूजफुल है। अ कमोडिटी में पजेस यूटिलिटी इवन इफ इट इज नॉट यूजफुल। जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिख रखा है, स्मोकिंग डिजायर फॉर अ स्मोकर। जो एक स्मोकर पर्सन है, उसके अंदर स्मोकिंग डिजायर बहुत ज्यादा होता है। तो अब उसके लिए क्या है कि जो स्मोक वगैरह है वो काफी ज्यादा इंटेंसिटी से उसको चाहिए, तो उसके लिए उस स्मोक में यूटिलिटी है, जबकि वो उसके लिए यूजफुल नहीं है, उसको कहीं ना कहीं हार्म करेगा। नेक्स्ट इज डिवॉइड ऑफ एथिकल कॉनोटेशन। डिवॉइड का मतलब होता है फ्री, आजाद, ठीक है। एथिकल मतलब क्या होता है? सही। एथिक का मतलब होता है सही या गलत। एथिकल मतलब यहाँ पे जनरली आप लेंगे कि सही की बात हो रही है, और कॉनोटेशन मतलब होता है फीलिंग, ठीक है। किसी भी वर्ड या किसी भी चीज को, इंप्रेशन को देख के आपके मन में जो फील आता है ना, दैट इज कॉनोटेशन। जैसे मैं कह सकता हूँ कि फर्स्ट इंस्टेंस में, प्राइमा फेसी, पहली बार में जो आपको किसी वर्ड को सुन के या किसी चीज को देख के आपको जो फीलिंग आता है, दैट इज कॉनोटेशन। सो डिवॉइड ऑफ एथिकल कॉनोटेशन, इसका मतलब कि यूटिलिटी क्या है? जब आपको सेटिस्फैक्शन मिल रहा है किसी से, जब आपको मजे आ रहे हैं। तो जब आपको मजे आ रहे होते हैं, जब आपको सेटिस्फैक्शन मिल रहा होता है, तो उस टाइम आपके माइंड में ये नहीं आएगा कि क्या ये सही है या ये गलत है, ठीक है। सही या गलत होने का कॉनोटेशन नहीं आएगा, यानी आपका माइंड उस टाइम फ्री है किस चीज से? सही और गलत जैसी बातों से फ्री हो गया है। सो योर माइंड इज फ्री, इट इज डिवॉइड ऑफ एथिकल राइट और रॉन्ग कॉनोटेशन मीन्स फीलिंग। सो योर माइंड इज फ्री ऑफ राइट और रॉन्ग फीलिंग्स। Your mind is devoid of ethical connotations. So utility has no ethical, moral or legal connotations. Fine. अच्छा, इस चैप्टर में हम लोगों को दो मेजर थ्योरीज डिस्कस करनी है। एक है कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस, जिसको हम मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस भी बोलते हैं। ये जो थ्योरी है क्लास, ये सर प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल की है। अब ये जो एनालिसिस इन्होंने करा है, ये दो बेसिस पे करा है, एक सिंगल कमोडिटी बेसिस पे है और एक टू कमोडिटी बेसिस पे है, जो हम लोग अभी आगे फर्दर क्लास में पढ़ेंगे। जो सेकंड अप्रोच है वो है ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस या फिर इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस, जिसको क्या करना है, जिसको हिग्स ने करा है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस के साथ में, कि कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस क्या होती है। तो ये प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल के यहाँ फोटो लगा हुआ है, आप देख सकते हैं, ठीक है, देखो कितने सुंदर लग रहे हैं। अब कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस क्या होता है क्लास? अ कंज्यूमर विल बी इन इक्विलिब्रियम व्हेन ही स्पेंड्स हिज गिवन इनकम ऑन द परचेज ऑफ डिफरेंट गुड्स इन सच अ वे सो एज टू मैक्सिमाइज हिज टोटल यूटिलिटी। आप मान लीजिए कि आप 100 रुपीज घर से लेके निकले, और हम मान के चल रहे हैं कि आप 100 रुपीज का जो भी सामान लेंगे, आप घर पे पूरे 100 रुपीज खर्च करके आते हैं। आप जो जो सामान लेकर के आते हैं, आप उससे सेटिस्फाइड हैं यूज करने के बाद? आपको ऐसा नहीं लग, मतलब आपके मन में ये फीलिंग है द मनी इज वेल स्पेंट। आपके मन में ये नहीं आया कि ये पैसे मैंने इसमें क्यों खर्च कर दिए, या फिर ये सामान मैंने क्यों ले लिया। आपके मन में ऐसा ख्याल नहीं आना चाहिए। तो अगर आप जो भी कमोडिटी लेके आए, जितनी भी कमोडिटी लेके आए, उन सब से आपको सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन अचीव हो रहा है, और आप एकदम प्रॉपर सेटिस्फैक्शन पे हैं, तो हम बोलेंगे कि ये इक्विलिब्रियम है। तो इक्विलिब्रियम क्या होता है कि अ कंज्यूमर विल बी इन इक्विलिब्रियम, जब आप अपनी इनकम का पैसा खर्च करो, आप किसी गुड्स या डिफरेंट गुड्स को आप परचेज करो, इस तरह से आप उस पैसे को खर्च करो ध्यान से कि आपको मैक्सिमम यूटिलिटी जितनी मिल सकती थी आपको वो मिल जाए। अब जब प्रोफेसर मार्शल ने बोला था ऊपर कि यूटिलिटी इज कार्डिनल, इट इज क्वांटिफाइबल, हम उसको मेजर कर सकते हैं। तो जैसे मैंने आपसे बोला कि आपकी एज मेजर हो सकती है, आप बता सकते हैं एज, एज की यूनिट क्या होती है, आप बताते हैं मेरी एज इतने ईयर्स है। आप अपनी हाइट कैसे बताते हैं? फीट या सेंटीमीटर्स में। अपना वेट कैसे बताते हैं? किलोग्राम में। सिमिलरली यूटिलिटी अगर हम मेजर कर रहे हैं तो एक यूनिट भी तो होनी चाहिए। तो प्रोफेसर मार्शल ने बोला कि इसके लिए मैं यूनिट दे रहा हूं, और वो यूनिट है यूटिल्स। सो यूटिलिटी इज मेजर्ड इन यूटिल्स। आई होप इतना समझ में आया। अब हम लोग एक छोटा सा शेड्यूल समझेंगे, और उसके बाद फिर हम लोग डिस्कशन अपना आगे लेके चलेंगे।
तो यहाँ पे मैं कुछ फिगर्स फिल करना चाहूँगा। जैसे कि मान लेते हैं कि किसी चीज़ की पहली यूनिट जब आपने ली, जब आपको बहुत ज़्यादा नीड है, इंटेंसिटी जो है आपकी किसी चीज़ को वांट को पाने की वो बहुत ज़्यादा है, तो जब आप उसका पहला यूनिट कंज्यूम करते हैं तो आपको सबसे हाईएस्ट लेवल ऑफ सैटिस्फैक्शन मिलता है। ठीक है, आपका जो सैटिस्फैक्शन लेवल होता है वो काफ़ी हाई होता है। मान लेता हूँ मैं बहुत ज़्यादा मुझे भूख लग रही थी और मैंने उसके लिए क्या करा, मैंने एक बिस्किट का पैकेट लिया, ठीक है क्लास, जिसके अंदर क्या है 6 बिस्किट्स के पीसेस हैं। जब मैं पहला बिस्किट का पीस खाऊंगा तो मुझे बहुत ज़्यादा लेवल ऑफ सैटिस्फैक्शन मिलेगा, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा भूखा था और पहला बिस्किट खा के ही मुझे काफ़ी ज़्यादा राहत मिल रही होगी। तो अज्यूम करते हैं कि पहला बिस्किट खा करके मुझे 8 का सैटिस्फैक्शन मिला, 8 यूटिल्स का। ठीक है, हम लोग यूटिल्स में मेजर कर रहे हैं, हम लोग प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल के अकॉर्डिंग चल रहे हैं ना अभी, तो हम लोग यूटिल्स में मेजर कर रहे हैं। तो मुझे 8 यूटिल्स का मुझे यूटिलिटी मिला। अब इसके बाद में जैसे ही मैंने दूसरा बिस्किट खाया तो मुझे अब 5 यूटिल्स का सैटिस्फैक्शन मिला, मेरा सैटिस्फैक्शन थोड़ा सा कम हो गया। ठीक है, जैसे मैंने थर्ड बिस्किट खाया तो थर्ड बिस्किट खाते ही मान लीजिए मुझे सिर्फ 2 यूटिल्स का सैटिस्फैक्शन मिला। ठीक है, जैसे ही मैंने फोर्थ बिस्किट खाया मुझे 0 सैटिस्फैक्शन मिला, मुझे अब सैटिस्फैक्शन नहीं मिला, मेरा मन भर गया। ठीक है, अब मुझे और बिस्किट खाने की इच्छा नहीं है। अगर मैं ऐसी कंडीशन में एक और एडिशनल बिस्किट खा लेता हूँ फिफ्थ वाला, तो ऐसे में क्या होगा, जो मेरा सैटिस्फैक्शन है वो नेगेटिव चला जाएगा। ठीक है, अब मुझे अच्छा नहीं लगेगा, उल्टा अब मुझे खराब लगेगा। तो मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पे हो गया -2। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं टोटल यूटिलिटी की, तो टोटल यूटिलिटी मतलब ये होता है कि पहला बिस्किट जब मैंने खाया था तो मुझे पहला बिस्किट खाते ही अभी तक टोटल कितना सैटिस्फैक्शन मिला था, दैट इज 8, है ना। तो मैं यहाँ पे 8 लिख लेता हूँ, मुझे 8 का सैटिस्फैक्शन मिला। ठीक है, जैसे ही मैंने दूसरा बिस्किट खाया तो मुझे टोटल सैटिस्फैक्शन कितना मिला, आप देख सकते हैं कि पहला बिस्किट खाने से मुझे 8 का सैटिस्फैक्शन मिला था और दूसरा बिस्किट खाते ही मुझे 5 का सैटिस्फैक्शन मिला। तो दोनों बिस्किट जब मैंने साथ में खाए तो 8 और 5 टोटल मुझे कितना सैटिस्फैक्शन मिला, 13। अभी तक टोटल मुझे 13 यूटिल्स का सैटिस्फैक्शन मिल चुका है। इसके बाद में जैसे ही मैंने थर्ड बिस्किट खाया तो मुझे 2 यूटिल्स का सैटिस्फैक्शन और मिला, तो अब टोटल सैटिस्फैक्शन कितना हो जाएगा, 15। इसके बाद में जब मैंने फोर्थ बिस्किट खाया तो वहां मुझे 0 का सैटिस्फैक्शन मिला, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 15 ही रहेगा। और जैसे ही मैं लास्ट बिस्किट खाऊंगा फिफ्थ वाला, तो अब यहाँ पे क्या होगा, 15 - 2 वो 13 हो जाएगा। तो आप एक चीज नोटिस कर पा रहे होंगे, वो क्या, जो मैंने शेड्यूल यहाँ पे लिखा है इसमें जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो धीरे धीरे डिक्रीज करती जा रही है। मैंने जैसे बताया था आपको कि जब आप सबसे पहला कमोडिटी आप कंज्यूम करेंगे तो आपको उससे सबसे ज्यादा लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलेगा, और जैसे जैसे यूनिट्स आप बढ़ाते जाएंगे लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन कम होता जाएगा। मुझे पहले बिस्किट से 8 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन मिला, मुझे दूसरे बिस्किट से 5 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन मिला, फिर 2 का, फिर 0 का, और फिर नेगेटिव हो गया। तो जो मार्जिनल यूटिलिटी थी वो धीरे धीरे गिरती जा रही थी। तो मार्जिनल यूटिलिटी की हेल्प से हमने टोटल यूटिलिटी कैसे निकाली, हमने क्या करा, इस लेवल पे तो टोटल 8 ही था, मुझे जब सेकंड लेवल पे चाहिए था तो इसके ऊपर के जितने थे मैंने सब ऐड कर दिए, तो 8 + 5 यहाँ पे आया, इसी तरह 8 + 5 + 2 यहाँ पे आया, 8 + 5 + 2 + 0 यहाँ पे आया, एंड सो ऑन। यही है। क्या मैं कह सकता हूँ कि टोटल यूटिलिटी जब मुझे यहाँ निकालनी थी 1th टर्म पे फर्स्ट प्लेस पे, तो ये सिर्फ m1 थी। जब मुझे सेकंड प्लेस में निकालनी थी तो मैं कह सकता हूँ कि m1 ये वाली और m2 मतलब mu है, ये मार्जिनल यूटिलिटी 1 और मार्जिनल यूटिलिटी 2 दोनों को ऐड करा। जब मुझे थर्ड यूनिट की निकालनी थी तो मुझे मार्जिनल यूटिलिटी 1 प्लस मार्जिनल यूटिलिटी 2 और मार्जिनल यूटिलिटी 3 मुझे तीनों को ऐड करना पड़ा। इसी तरह m1 m2 m3 m4 यहाँ चारों को ऐड करना पड़ा, और इसी तरह यहाँ पे मुझे पांचों मार्जिनल यूटिलिटीज को ऐड करना पड़ा। तो अगर मान लीजिए जैसे मुझे फिफ्थ का निकालना था, फिफ्थ वाले का, तो मुझे 5 MUs ऐड करने पड़े, मुझे फोर्थ का निकालना था, मुझे 4 MUs ऐड करने पड़े। अगर मैं शेड्यूल बहुत लंबा बनाता और मैं आपसे पूछता कि मुझे बताइए कि 27th यूनिट का मैं कैसे निकालूंगा टोटल यूटिलिटी, तो आप क्या बोलते, सर m1 m2 m3 m4 करते 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 आप m27 तक क्या कर लीजिए, आप ऐड कर लीजिए, यही तो बोलते हैं आप। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि अगर मुझे nth टर्म तक का टोटल यूटिलिटी निकालना है तो मैं m1 m2 ऐसे ऐड करता जाऊंगा, कब तक करता जाऊंगा, nth टर्म तक, mu मतलब मार्जिनल यूटिलिटी के nth टर्म तक। आई होप इसमें कोई डाउट नहीं है।
अच्छा, अगर मैं टोटल यूटिलिटी की जो फिगर्स हैं उसको मैं गायब कर दूं, सॉरी, मैं अगर मार्जिनल यूटिलिटी की फिगर्स को गायब कर दूं, तो क्या अब हम लोग टोटल यूटिलिटी की हेल्प से मार्जिनल निकाल सकते हैं? द आंसर इज यस, बिल्कुल निकाल सकते हैं आराम से। जैसे टोटल यूटिलिटी पहले यूनिट को कंज्यूम करते ही टोटल 8 है, यानी सिर्फ 8 का ही मार्जिनल रहा होगा। 2 को मिला के मुझे 13 मिल रहा है, जिसमें पहले वाले से ही 8 मिल गया था, तो मुझे सेकंड वाले से कैसे मिलेगा? मैं क्या करूंगा, मैं 13 से 8 को लेस कर दूंगा। तो जैसे मैं 13 से 8 को लेस करूंगा तो मुझे कितना मिल जाएगा? 5। क्या मैंने सेकंड वाले का MU निकालने के लिए सेकंड वाले TU से फर्स्ट वाला TU लेस करा है? द आंसर इज यस। अब यहाँ पे यहाँ तक 50, यहाँ तक 13 था 8 और 5 का, जो यहाँ की मार्जिनल यूटिलिटी होगी वो इसमें ऐड हुई होगी, तभी तो ये 15 आया है ना। तो अगर मुझे ये वैल्यू निकालनी है तो मैं क्या करूं, जस्ट आगे वाले से उसके पीछे वाला नंबर लेस कर दूं। यानी अगर मुझे थर्ड यूनिट की मार्जिनल यूटिलिटी निकालनी है तो मैं थर्ड नंबर की टोटल यूटिलिटी से सेकेंड नंबर वाली टोटल यूटिलिटी लेस करूंगा। अगर मुझे फिफ्थ यूनिट की मार्जिनल यूटिलिटी निकालनी है तो मैं फिफ्थ नंबर की टोटल यूटिलिटी से फोर्थ नंबर की टोटल यूटिलिटी लेस करूंगा। आप एक पैटर्न नोटिस कर पा रहे होंगे, मुझे जिस भी स्टेप की, जिस भी यूनिट की मार्जिनल निकालनी है, मैं टोटल यूटिलिटी ले रहा हूं उस चीज की, और उससे एक पीछे वाले बैकवर्ड स्टेप की उससे लेस कर दे रहा हूं। सो कैन आई से कि अगर मुझे TU ऑफ 8 निकालना होगा तो मैं MU ऑफ, सॉरी उल्टा हो गया, अगर मुझे MU ऑफ 8 निकालना होगा तो अगर मुझे MU ऑफ 8 निकालना होगा तो उसके लिए मैं TU ऑफ 8 से TU ऑफ 7 को लेस करूंगा, है ना। अगर मुझे MU ऑफ 12 चाहिए होगा तो मैं TU ऑफ 12 से TU ऑफ 11 लेस करूंगा। तो मुझे जिस भी नंबर को चाहिए होगा मैं उस नंबर का भी लेस करूंगा और फिर उससे एक n-1 लूंगा। यानी अगर यहाँ पे n होता तो मैं क्या करता, मैं TU ऑफ n से TU ऑफ n-1 लेस कर देता। ये एक जनरल फॉर्मूला बन गया। आई होप इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, ये दोनों आपको चीजें समझ में आई। मार्जिनल मतलब क्या है? मार्जिनल मतलब हर एक स्टेप का, ठीक है, हर एक एडिशनल यूनिट के आने पे आपको कितना सेटिस्फैक्शन में एडिशन हो रहा है, ये होता है हमारा मार्जिनल। और टोटल मतलब क्या होता है? ओवरऑल एग्रीगेट, कि सारी स्टार्टिंग से लेकर के, इनिशियल से लेकर के अभी तक, हिदर टू यानी अभी तक जितनी भी यूनिट्स हैं उन सब के कंजम्पशन से आपको कितना सेटिस्फैक्शन मिला। तो मार्जिनल में जैसे यहाँ पे 8 और 5 आ चुका है, तो बचे हुए भी हम निकाल लेते हैं फिगर्स। तो यहाँ पे आया 8, यहाँ पे आया 5, फिर यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे आएगा 0, और इससे इसको लेस करेंगे तो माइनस का 2। तो ये टेबल कंप्लीट हो गई, ठीक है। अच्छा, एक चीज यहाँ पे, मार्जिनल यूटिलिटी का नंबर लगातार क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है। पहला 8, फिर 5, फिर 2, फिर 0, फिर -2, ठीक है। ये ट्रेंड मैंने आपको नोटिस कराया था, इसको ध्यान रखिएगा। अब हम लोग समझते हैं इसी की हेल्प से मार्जिनल यूटिलिटी। तो देखिए, जैसा हम लोगों ने पढ़ा था कि मार्जिनल यूटिलिटी रेफर्स टू द एडिशनल यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ वन एडिशनल यूनिट। आप जैसे ही एक एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करते हैं तो आपको कितनी एडिशनल यूटिलिटी मिली, आप जैसे ही नेक्स्ट एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करते हैं तो आपको कितनी एडिशनल यूटिलिटी मिली। सो मार्जिनल यूटिलिटी रेफर्स टू द एडिशनल यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ वन एडिशनल यूनिट ऑफ अ कमोडिटी। और इसका वही फॉर्मूला जो हम लोगों ने वहां पे डिराइव करा था कि अगर हमें मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ nth टर्म निकालना है तो हम टोटल यूटिलिटी लेंगे उस nth टर्म की, और उससे एक बैकवर्ड वाले टर्म की टोटल यूटिलिटी को सबट्रैक्ट कर देंगे। MU ऑफ nth टर्म इज इक्वल्स टू TU ऑफ n माइनस TU ऑफ n-1। इसके बाद में अब इसी के नीचे यहाँ पे मैंने तीनों को डिराइव करा है, तीनों के बारे में लिखा है कि जिसमें MU ऑफ nth टर्म क्या है। सो इट इज द मार्जिनल यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम nth यूनिट ऑफ अ commodity. What is total utility? TU utility derived from the consumption of n units of a commodity. यहाँ पे TU के पास में छोटा सा n भी लिखा जाएगा, ठीक है। और what is TU n-1? So TU n-1 का मतलब क्या है कि total utility derived from consumption of n-1 units of a commodity, यानी जस्ट एक पीछे वाले का, सिंपल था। अच्छा, जो मार्जिनल यूटिलिटी है क्लास, वो तीन तरह की हो सकती है, पॉजिटिव होगी, जीरो होगी और नेगेटिव होगी। कैसी होगी? तीन होगी, या तो वो जीरो से बड़ी यानी पॉजिटिव होगी, या तो वो करेक्ट जीरो होगी, या तो वो नेगेटिव होगी। ऊपर आप देखिए शेड्यूल हमारा 8, 5 और 2, ये तीनों कैसे नंबर्स हैं? पॉजिटिव नंबर्स हैं। 0
और लास्ट वाला कैसा है, नेगेटिव नंबर्स है। अगर मैं और कंज्यूम करता तो इसमें नीचे और नेगेटिव नंबर्स ऐड ऑन होते चले जाते हैं। इसका मतलब मार्जिनल यूटिलिटी सिर्फ 3 तरह की हो सकती है, या तो पॉजिटिव रहेगी, या तो 0 रहेगी, या तो नेगेटिव रहेगी। इसमें कोई भी दिक्कत आई होप आपको नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक ग्राफ प्लॉट करते हैं, देखते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि जब मैंने पहली चॉकलेट खाई तो मुझे 10 न्यूटल्स मिले, जब मैंने दूसरी खाई तो मुझे 7 न्यूटल्स मिले, जब मैंने तीसरी खाई तो मुझे 3 न्यूटल्स मिले, जब मैंने चौथी खाई तो 0 मिले, और जैसे ही मैंने पांचवी खाई तो मुझे -2 न्यूटल्स मिले, ठीक है। हम लोग को सिर्फ MU का प्लॉट करना है, तो मैं यहाँ पे सिर्फ MU का शेड्यूल ड्रॉ कर रहा हूँ। ये यूनिट्स हैं और ये मार्जिनल यूटिलिटी दे रखी हैं। तो पहली यूनिट पे 10 न्यूटल्स का सैटिस्फैक्शन मिला, तो पहली पे 10 का, यानी यहाँ पे आया होगा कुछ। उसके बाद में फिर जब सेकंड मैंने यूनिट कंज्यूम करी तो मुझे 7 न्यूटल्स का मिला, तो यानी कुछ ग्राफ में सेकंड पे यहाँ पे आया होगा 8 और 6 के पास में, यहाँ कहीं पे ऐसे आया होगा 7th वाला। तो इसका पॉइंट जो है वो ये हो गया। उसके बाद में जब मैंने थर्ड खाया तो मुझे 3 न्यूटल्स का मिला, यानी यहाँ पे आया होगा थर्ड यूनिट का 4 और 2 के बीच में 3 पे, तो इसका कुछ यहाँ पे बना होगा। और फिर लास्ट में जब मैंने फोर्थ यूनिट खाई तो वो 0 पहुंच गया, फोर्थ पे 0 और लास्ट में -2। तो इसका जो कुछ ग्राफ है वो 0 से 1 तक पहले ऐसे ऊपर गया होगा, फिर इधर 2 पे, फिर इधर यहाँ पे, इधर 3 पे, फिर 4 के पास 0 पे, और फिर ऐसे। इसका ग्राफ जो है वो थोड़ा सा ऐसे इरेगुलर ही बनाना है आपको, एक शेड्यूल की हेल्प के साथ में। आपको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ नहीं करनी है, ठीक है। तो इसका ग्राफ जो है मार्जिनल यूटिलिटी का वो आपको ऐसा ही दिखेगा। तो आप देख पा रहे होंगे कि मार्जिनल यूटिलिटी 0 से जब वो स्टार्ट होता है तो वो एकदम पीक पे होता है, फिर धीरे धीरे गिरता है डिक्रीजिंग रेट से, वो डिमिनिशिंग रेट से वैल्यू गिरती है, एक टाइम पे 0 टच करती है और फिर नेगेटिव हो जाती है। आई होप समझ में आया। अब इसी में अगर मैं यहाँ पे टोटल यूटिलिटी बना देता हूँ, तो पहला 10, फिर 17, फिर 20, फिर 20, फिर 18। अब जरा टोटल यूटिलिटी पे आइए। देखिए टोटल यूटिलिटी क्या होता है। टोटल यूटिलिटी रेफर्स टू द टोटल सेटिस्फैक्शन डिराइव्ड बाय द कंज्यूमर फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ अ स्पेसिफिक क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी। कह रहा है किसी कमोडिटी की एक स्पेसिफिक क्वांटिटी, मतलब एक लिमिटेड क्वांटिटी यानी एक स्पेसिफाइड क्वांटिटी जब एक कंज्यूमर कंज्यूम करता है तो उसको वो पूरी क्वांटिटी खाने के बाद या कंज्यूम करने के बाद, यूज करने के बाद कितना सेटिस्फैक्शन मिलता है, उसके टोटल एग्रीगेट को हम बोलते हैं टोटल यूटिलिटी। और हम लोगों ने ऊपर यहाँ पे शेड्यूल में देखा था कि टोटल यूटिलिटी कैसे निकल रहा था। यहाँ पे सिर्फ M1 था, यहाँ M1 प्लस M2 था, यहाँ M2 प्लस M3 था, M1 M2 M3, यहाँ पे M1 M2 M3 M4 था। तो ऐसे करते करते मैंने बताया था अगर मुझे 27 सम का निकालना होगा तो मैं कैसे निकालूंगा, M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस M4 प्लस करते करते M27 टर्म्स तक। तो देखिए जरा टोटल यूटिलिटी में क्या लिखा हुआ है। टोटल यूटिलिटी कैन बी कंप्यूटेड एज द सम टोटल ऑफ मार्जिनल यूटिलिटीज। सारी मार्जिनल यूटिलिटीज, जिस टर्म का आप जिस यूनिट का निकालना है उस यूनिट तक की सारी मार्जिनल यूटिलिटीज को आप ऐड कर दीजिए और आपको क्या मिल जाएगा, उस कमोडिटी का टोटल यूटिलिटी मिल जाएगा। सो दस टोटल यूटिलिटी क्या हो जाएगा, आप MU, MU2, MU3, MU4 करते जाइए कब तक आपको जिस भी n टर्म का निकालना है उस n टर्म तक के आपको मार्जिनल यूटिलिटीज को ऐड करना होगा। आई होप आपको समझ में आया। यहाँ पे टोटल यूटिलिटी का ग्राफ प्लॉट करना है हम लोगों ने। जैसे कि अभी एग्जांपल लेते हैं कि जब मैंने पहली क्वांटिटी मैंने जब कंज्यूम करी तो अज्यूम करते हैं कि मुझे सेटिस्फैक्शन मिला था, उसमें कितने का सेटिस्फैक्शन मिला था, मुझे 10 का सेटिस्फैक्शन मिला था, है ना। तो मुझे पहली क्वांटिटी से अज्यूम करते हैं मुझे यहाँ पे 10 का सेटिस्फैक्शन मिला, तो ग्राफ यहाँ पे आया। उसके बाद फिर जैसे दूसरी खाई तो मुझे 7 का और मिला, तो 17 हो गया, फिर वो दूसरे पे 17 हो गया। उसके बाद में जैसे तीसरी चॉकलेट खाई तो फिर वो बढ़ करके ग्राफ कहाँ पहुंचा था, वो पहुंच गया था 20 पे, मुझे 3 का और सेटिस्फैक्शन हुआ, तो थर्ड नंबर पे फिर ये आ गया 20 पे। उसके बाद में थर्ड से फोर्थ में 0 का है, यानी ये कांस्टेंट रहा यहाँ पे, तो मैं इसको अलग लाइन से ड्रॉ करना चाहूंगा। यहाँ पे ये कांस्टेंट रहा 3 से 4, इसमें बढ़ा नहीं है, ये उसी लेवल पे आगे प्रोसीड हुआ है। और फिर बाद में जब नेगेटिव हुआ तो ये नीचे फॉल हो गया, ठीक है। तो ये किस चीज का ग्राफ है, ये टोटल यूटिलिटी का ग्राफ है। आई होप आपको ये ग्राफ समझ में आया, ठीक है। सबसे पहले ये इंक्रीज हुआ, ये ऊपर ही झुक रहा है, मतलब ऊपर ही जा रहा है और ग्रो करते करते फिर एक पॉइंट पे ये नीचे आने लगा। आप नोटिस करिए कि जिस पे 0 मार्जिनल यूटिलिटी था वहां पे ग्राफ जो है वो उतना पोर्शन में जो कांस्टेंट है
वो हाईएस्ट पॉइंट है ग्राफ का, है ना, उसके ऊपर ग्राफ नहीं गया है। तो क्या मैं कह सकता हूं कि जब मार्जिनल यूटिलिटी 0 होता है तो टोटल यूटिलिटी अपने हाईएस्ट पॉइंट पे होता है। फिर से जब यहाँ पे जो हम लोगों ने इसको कांस्टेंट ऐसे ड्रॉ करा है, क्यों ड्रॉ करा है, क्योंकि यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी 0 था तो कुछ टोटल यूटिलिटी में ऐड हुआ ही नहीं, 0 ऐड होकर के वही फिगर वापस से आ गई। इसीलिए यहाँ पे ग्राफ कैसा हुआ, बिल्कुल ऐसा पैरेलल टू एक्स एक्सिस बना उतना ग्राफ, है ना। तो यहाँ पे MU 0 था और पूरे टोटल यूटिलिटी के ग्राफ में सबसे ज्यादा हाइट यही तो अचीव हुई है। तो जब मार्जिनल यूटिलिटी 0 होता है तो टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होता है, और 0 के बाद में जैसे MU गिरने लगा तो टोटल यूटिलिटी भी गिरने लगा। तो इससे हम 3 बातों को डिराइव करेंगे कि जब तक MU हमारा स्टार्टिंग में पॉजिटिव था, जैसे +10, +7, +3, हाँ वो नंबर धीरे धीरे छोटा होता जा रहा था बट इट वॉज पॉजिटिव। जब तक हमारा MU पॉजिटिव रहता है तब तक हमारा ग्राफ कैसा होता है, अपवर्ड की तरफ स्लोप करता है धीरे धीरे, मतलब स्लोप पूरा लीनियर नहीं होता है, तो वो धीरे धीरे करके अपवर्ड जाता है। जिस पॉइंट पे हमारा जो है MU 0 हो जाता है उस टाइम पे टोटल यूटिलिटी अपना मैक्सिमम पे होता है। यानी अगर मैं इस ग्राफ में आपको दिखाऊं तो जिस पॉइंट पे यहाँ पे ये 0 हुआ है MU, उस पॉइंट पे टोटल यूटिलिटी अपना मैक्सिमम हो गया है। और जैसे ही ग्राफ एक्सिस के नीचे अपोजिट साइड नेगेटिव वाई के नेगेटिव एक्सिस में चला गया, वैसे ही यहाँ पे क्या हुआ कि टोटल यूटिलिटी फॉल कर गया। आई होप इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद में अब यहीं से हमको निकालना है रिलेशनशिप बिटवीन टोटल एंड मार्जिनल यूटिलिटी। तो टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी बीच में क्या डिफरेंस होता है, क्या रिलेशनशिप होती है, हम लोगों ने डिफरेंस तो देख ही लिया, समझ भी लिया दोनों क्या होते हैं, क्या रिलेशनशिप होता है वो देखते हैं। व्हेन टोटल यूटिलिटी इज इंक्रीजिंग एट डिक्रीजिंग रेट, कह रहा है जब वो धीरे धीरे वैल्यू से बढ़ रहा था तब MU कैसा था, MU पॉजिटिव था, है ना। जब यहाँ पे ग्राफ में शेड्यूल में देखिए आप, जब TU बढ़ रहा था तब MU पॉजिटिव था, वो धीरे धीरे बढ़ रहा था। 10 से डबल होके 20 नहीं हुआ, कम बढ़ा 17, फिर 17 से फिर से 7, पहले 10 से 17 में 7 इंक्रीज हुआ, फिर से 7 इंक्रीज होके वो 24 नहीं बना, अब वो सिर्फ 20 रहा, है ना। तो वो बढ़ तो रहा है लेकिन वैल्यू भी छोटी होती जा रही है। पहले यहाँ से इतना ही जंप आया, फिर और जंप थोड़ा सा कम हो गया, तो वो धीरे धीरे करके बढ़ रहा है और वैल्यू गिरती जा रही है, बढ़ने वाली जो ग्रोथ की वैल्यू है वो कम होती जा रही है। तो इट इज इंक्रीजिंग बट एट अ डिक्रीजिंग रेट। व्हेन MU वाज इंक्रीजिंग एट अ डिक्रीजिंग रेट, तब वो जो है मतलब जब TU इंक्रीज होता है डिक्रीजिंग रेट पे, तब MU धीरे धीरे पॉजिटिव था, वो अपने जो है 0 की तरफ रीच कर रहा था। तो यहाँ पे वही लिखा है कि जब टोटल यूटिलिटी इंक्रीज कर रहा था डिक्रीजिंग रेट से, तब मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज तो कर रहा था, उसका ग्राफ डिक्रीज तो कर रहा था, मार्जिनल यूटिलिटी का ग्राफ डिक्रीज तो कर रहा था, गिर तो रहा था, लेकिन वो पॉजिटिव था। एक्सिस के ऊपर होता है तो पॉजिटिव, एक्सिस के नीचे होता है तो नेगेटिव, तो वो पॉजिटिव था। जैसे ही टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम पहुंचता है तो मार्जिनल यूटिलिटी उस टाइम पे क्या हो जाता है, 0, हम लोगों ने ग्राफ में देखा। और फिर जैसे ही टोटल यूटिलिटी डिक्रीज करता है, जैसे ही टोटल यूटिलिटी के ग्राफ की जो पीठ थी वो झुक गई थी, तो वहां पे मार्जिनल यूटिलिटी क्या हुआ था, नेगेटिव होना स्टार्ट हो गया था। इसी टेबल वाली चीज को हम और कैसे लिख सकते हैं, वी कैन ऑल्सो से कि टोटल यूटिलिटी इंक्रीजेस एज लॉन्ग एज मार्जिनल यूटिलिटी इज पॉजिटिव। हम कह सकते हैं जब तक मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव था, जब तक मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव था, टोटल यूटिलिटी इंक्रीज कर रहा था। फिर हम बोलेंगे जैसे ही मार्जिनल यूटिलिटी 0 होगा, टोटल यूटिलिटी वहां पे रुक के कांस्टेंट हो जाएगा, वो अपने मैक्सिमम पे होगा। और जैसे ही मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज होगा, टोटल यूटिलिटी भी डिक्रीज करेगा। तो आप देखिए इसके फिर तीनों पॉइंट्स क्या हैं, कह रहा है टोटल यूटिलिटी इंक्रीज करता है जब तक मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव होता है, टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होता है जब मार्जिनल यूटिलिटी 0 होता है, और टोटल यूटिलिटी डिक्रीज करने लगता है जब मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हो जाता है। अब यहीं पर क्या होता है, एक थ्योरी, एक लॉ और फिर एक और लॉ आता है। वो लॉ क्या है, तो दिस इज द फाउंडेशन स्टोन ऑफ यूटिलिटी एनालिसिस। ये जो लॉ है ये हमारे यूटिलिटी एनालिसिस यानी जो हमारी कार्डिनल वाली हम अप्रोच पढ़ रहे हैं, इसका फाउंडेशन है, इसका बेस है। इसी के ऊपर प्रोफेसर मार्शल की ये थ्योरी है। इस थ्योरी का नाम क्या है, तो इस लॉ का नाम है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अच्छा, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी जो है ये किसने दिया था, तो ये जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है, ये इसको प्रोपाउंड तो किसी और पर्सन ने किया था, बट वो प्रॉपर सिस्टमाइज्ड और फॉर्मुलेटेड नहीं था, वो थोड़ा सा कह सकते हो आपकी अनऑर्गेनाइज्ड था। तो प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल जो थे, उन्होंने क्या करा, उन्होंने उसको प्रॉपर सिस्टमाइज्ड फॉर्मुलाइज करा
और फिर उसको उन्होंने जिस तरह से आज हम लॉ ऑफ डीएमयू को पढ़ते हैं उस तरह से हमको उन्होंने प्रेजेंट करा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी किसने दिया था, तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने ही दिया था। ठीक है, ये प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने दिया था। अब देखते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है क्या। तो देखिए, आप इसी वाले शेड्यूल को 2 मिनट फिर से देखिए। क्या पहली क्वांटिटी को कंज्यूम करने के बाद दूसरी क्वांटिटी से मुझे सेम सेटिस्फैक्शन मिला? नहीं, मेरा सेटिस्फैक्शन कम हो गया। मुझे जो मार्जिनल सेटिस्फैक्शन मिल रहा था वो कम हो गया। जैसे मैंने एक और कमोडिटी खाई वो और कम हो गया, जैसे और कंज्यूम करा वो और कम हो गया, वो और कम हो गया, और ये सीरीज चलती रहेगी। बस यही लॉ है, कुछ इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, बस सिंपल सा ही लॉ है। सिम लॉ में यही लिखा है, एक बार रीड कर लेते हैं। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी स्टेट्स दैट एज द अमाउंट कंज्यूम ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीजेस, जैसे जैसे आप अपना कंजम्पशन इंक्रीज करेंगे, सेट्रेस पेरिबल्स यानी बाकी चीजों को हम क्या मान रहे हैं कि बाकी चीजें चेंज नहीं हो रही हैं, आपका टेस्ट एंड प्रेफरेंस नहीं चेंज हो रहा है, आपका इनकम लेवल नहीं चेंज हो रहा है, आप रैशनल है। इकोनॉमिक्स में ये रैशनल वर्ड तो बहुत बार यूज होता है। रैशनल यानी आप चीजें सोच समझ के करते हैं, ठीक है, हर चीज के पीछे एक रीजन होता है, ठीक। तो आप नॉलेजेबल पर्सन है, आपको हर चीज की नॉलेज है, ऐसा मान के चलती है इकोनॉमिक्स। तो सेट्रेस पेरिबल्स बाकी सब चीजें सेम है। ऐसी कंडीशन में द यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम द एडिशनल यूनिट्स, यानी एडिशनल यूनिट मतलब क्या होता है, हर एक एडिशनल यूनिट को हम बोलते हैं मार्जिनल। तो कह रहा है जो भी आप एडिशनल यूनिट यानी जो भी आप एक मार्जिनल यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं उससे आपको जो भी मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही होगी वो डिक्रीज करती जाएगी। उसका नंबर क्या है, जो भी हम क्योंकि नंबर क्यों यहाँ पे ले पा रहे हैं, नंबर तो वैसे होता नहीं है क्योंकि यूटिलिटी मेजर नहीं हो सकती है, बट प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल की थ्योरी के अकॉर्डिंग हम उसको यूटिलिटी में मेजर कर सकते हैं। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे नंबर्स लेके चल रहे थे। तो उन्होंने बोला कि जो मार्जिनल यूटिलिटी है ये डिक्रीज करती जाएगी, ठीक है। इसके बाद में एज मोर एंड मोर यूनिट्स आर कंज्यूम, जैसे जितना ज्यादा हम उसको कंज्यूम करते जाएंगे, इंटेंसिटी ऑफ आर डिजायर डिक्रीज, हमें और अब उसको पाने की जो वांट थी वो कम होती जाएगी। अगर जैसे कि मुझे कुछ खाने का मन था, मेरा मान लो पिज्जा खाने का मन था बहुत ज्यादा, तो बहुत ज्यादा इंटेंसिटी थी, तो मैंने उसको ऑर्डर मैंने ऑनलाइन बुक कर दिया। जब वो पिज्जा मेरे पास में आ गया तो अब जैसे मैंने पहला बाइट लिया तो ऑर्डर करने से पहले जितनी इंटेंसिटी थी मेरे अंदर और मेरा एक बाइट खाने के बाद जो इंटेंसिटी है उसमें चेंज आ चुका है। मुझे जैसे कमोडिटी कंज्यूम करने को मिल गया तो मुझे थोड़ा सेटिस्फैक्शन मिल गया और वो जो मेरा डिजायर था वो थोड़ा सा कम हो गया, ठीक है। जैसे जैसे मैं पूरा पिज्जा खाते खाते खत्म की करने के पॉइंट पे पहुंचूंगा वैसे वैसे मेरी इंटेंसिटी एकदम खत्म होने लगेगी। तो वही यहाँ पे कह रहा है कि जैसे जैसे मोर यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी आर कंज्यूम द इंटेंसिटी ऑफ अ डिजायर डिक्रीजेस, हमारी इंटेंसिटी उसको पाने की चाहत गिरने लगती है। देयरफॉर यूटिलिटी डिराइव्ड आल्सो डिक्रीजेस, इसीलिए जो हमको सेटिस्फैक्शन मिल रहा है वो भी गिरने लगा। आपको जब किसी चीज को चाहिए, आपको वांट है ना, उसकी इंटेंसिटी बहुत हाई होगी, तो जब आपको मिलेगा तो बहुत ज्यादा सेटिस्फैक्शन होगा। और जैसे जैसे आपको वो जो है रेगुलर बेसिस पे मिलने लगेगा, यानी आप उसको कंज्यूम कर लेंगे, आप उसको यूज करेंगे, तो अब आपकी इंटेंसिटी कम होने लगेगी, अब आपकी वांट कम होने लगेगी। जब आपकी वांट कम होने लगेगी तो आपका सेटिस्फैक्शन भी कम होने लगेगा। अच्छा, इस लॉ में हमें कुछ अजम्पशन भी लेके चलने पड़ते हैं। देखिए, दो चीजें होती हैं, एक होता है लॉ, एक होता है प्रिंसिपल। लॉ बना ही अजम्पशंस के ऊपर होता है, यानी जब हम किसी भी लॉ को पढ़ते हैं तो उसमें अजम्पशंस जो है वो दहेज में उसके साथ आ रहे होते हैं। जो अजम्पशन का मतलब क्या है कि हम कुछ चीजें मान के चल रहे हैं कि वो चेंज नहीं हो रही होंगी, तभी ये लॉ काम कर रहा है। अगर एजम्पशन चेंज होने लगे, मतलब जिन चीजों को हमने अज्यूम कर रखा है चेंज नहीं होंगे, अगर वो अजम्पशंस चेंज होने लगे, वेरिएबल हो गए, तो फिर हमारा लॉ फेल हो जाएगा। ऑल यूनिट्स आर आइडेंटिकल एंड स्टैंडर्ड, तो कह रहा है कि सारी यूनिट्स आइडेंटिकल है और स्टैंडर्ड है। आइडेंटिकल मतलब क्या होता है, आइडेंटिकल आप पढ़ चुके हैं मार्केट चैप्टर में जहां पे था होमोजीनियस प्रोडक्ट। आइडेंटिकल मतलब क्या होता है कि सेम साइज हो, शेप हो, वेट हो, सब कुछ सेम सेम हो, है ना। तो यहाँ पे कह रहा है अल्फ्रेड मार्शल, जैसे कि मान लेते हैं मेरे एग्जाम्पल में मैंने 6 बिस्किट खाए, है ना, 6 बिस्किट के पीसेस खाए, तो वो 6 के 6 बिस्किट के पीसेस का कलर, उनका टेस्ट, उनका साइज, उनका वेट और उनका डिजाइन सब सेम होगा। ऐसा नहीं है कि जो मैं 6 बिस्किट के पीसेस खा रहा हूँ, एक पार्ले जी का है, एक बाउंस बिस्किट है, एक हाइड एंड सीक है, और ऐसे करके अलग अलग क्रीम व्रीम वाले करके ऐसे टोटल 6 अलग अलग है। नहीं नहीं नहीं, सारे 6 के 6 क्या होने चाहिए, आइडेंटिकल होने चाहिए। द नेक्स्ट वर्ड इन इट इज स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड मतलब कि एक, मतलब ये नहीं कि जैसे कि मान लेते हैं मैंने बोला कि मुझे बहुत प्यास लग रही थी तो मैंने कोल्ड ड्रिंक पी, तो कोल्ड ड्रिंक का एक स्टैंडर्ड लेके आई है। ये नहीं कि मैंने 2 घूंट कोल्ड ड्रिंक पी कि किसी अपने फ्रेंड के बॉटल से ले ली, या मैंने 1 चम्मच पी, ऐसा नहीं होगा। मतलब या तो आपने 15 रुपीज वाली छोटी बॉटल ली, 250 ml वाली जो आती है, या फिर आपने जैसे मतलब एक बॉटल ऑफ वाटर हो गया, है ना। तो ऐसे करके एक स्टैंडर्ड अमाउंट होना चाहिए, ठीक है। आई होप आप समझ पा रहे हैं। पहली बात तो जो भी आप कमोडिटी लगातार कंज्यूम कर रहे हैं वो पूरा आइडेंटिकल होना चाहिए, सेम होना चाहिए, और दूसरा स्टैंडर्ड होना चाहिए, ठीक है, उसकी क्वांटिटी एक थोड़ी सी फिक्स्ड होनी चाहिए।
तो आपको मैंने यहाँ पे ये दोनों पॉइंट समर्ज कर दिए हैं, आप उसको अलग अलग लिख सकते हैं। तो आपके 5 पॉइंट्स बन जाएंगे। लास्ट वाले पॉइंट में मैंने 2 चीजें ऐड कर रखी हैं, तो ये आपके ऐसे 5 बन जाएंगे। ऑल यूनिट्स आर आइडेंटिकल, पॉइंट 1, एंड ऑल यूनिट्स आर स्टैंडर्ड, पॉइंट 2। पॉइंट 3 क्या है? कंजम्पशन इज कॉन्टिन्यूअस। अच्छा, हम मान के चल रहे हैं कि लगातार बैठ के ये मैं 6 बिस्किट खा रहा था, इसीलिए खाते 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 मेरी इंटेंसिटी कम होने लगी, मेरा डिजायर उसके लिए कम होने लगा, और फिर मेरा सेटिस्फैक्शन जो यूटिल्स में आ रहा था वो भी कम होने लगा। ऐसा नहीं मानूंगा कि मैंने 2 बिस्किट मॉर्निंग में खाए थे और फिर 2 बिस्किट मैंने रात में खाए, फिर 2 बिस्किट मैंने अगली सुबह खाए, ऐसे नहीं लेंगे, वरना फिर तो ये लॉ काम ही नहीं कर पाएगा। जब आप कंटिन्यूसली किसी को कंज्यूम करेंगे ना, तो फिर आप उससे उबने लगेंगे, आपकी उसको जो वांट होगी पानी वाली, वो डिजायर जो होगी, वो इंटेंसिटी कम होने लगेगी। अगर आप बीच में ब्रेक ले लेंगे तो वो इंटेंसिटी फिर से अक्यूमुलेट हो जाएगी। इसीलिए यहाँ पे हम अज्यूम कर रहे हैं कि कंजम्पशन कैसा है? कॉन्टिन्यूअस है, एंड देयर इज नो चेंज इन टेस्ट एंड नो चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंस लिख सकते हैं, या फिर नो चेंज इन टेस्ट। आपके हैबिट, आपके टेस्ट एंड प्रेफरेंस में कोई चेंज नहीं आ रहा है, हम ऐसा अज्यूम कर रहे हैं, तभी ऊपर सेट्रिस पैरिबस लिखा था पैरा में। एंड प्राइसेस ऑफ सब्स्टिट्यूट्स, प्राइसेस ऑफ सब्स्टिट्यूट्स मतलब क्या है कि हम मान के चल रहे हैं कि जो इसके सब्स्टिट्यूट गुड्स होंगे, जो इसी की तरह और हमारे लिए जो है इन प्लेस ऑफ दैट यूज हो सकते थे, उनका प्राइस चेंज नहीं हुआ है। हो सकता है कि अगर उनका प्राइस बढ़ गया तो मुझे इसके लिए फेवरेबिलिटी आ जाएगी कि वो तो महंगा हो गया है तो मैं यही कंज्यूम करूंगा। तो मेरे थोड़ा मतलब साइकोलॉजी वाला पोर्शन है ना, तो माइंड में हो सकता है कि थॉट आ जाए कि अब वो तो अफोर्ड नहीं कर सकते, या फिर वो अब नहीं लेना है, वो तो बेकार हो गया, काम करते हैं इसी से काम चलाना, तो अब यही अच्छा है। तो अगर ऐसा कुछ आया तो थोड़ा सा यूटिलिटी का जो शेड्यूल आ रहा है उसमें थोड़ा सा कहीं ना कहीं ऑल्टरेशन आ जाएगा। इसीलिए यहाँ पे क्या है, हमने 5 अजम्पशंस लिए हैं क्लास। पहला अजम्पशन क्या लिया हमने कि जितने भी गुड्स हैं वो सारे आइडेंटिकल होंगे। दूसरा अजम्पशन आपने लिया कि वो सारे स्टैंडर्ड होंगे। तीसरा अजम्पशन आपने लिया कि उसमें जो भी कंजम्पशन आप करेंगे वो कॉन्टिन्यूअस होगा। फिर फोर्थ आपने अजम्पशन क्या लेके रखा है कि टेस्ट में चेंज नहीं होगा, और लास्ट आपने करा है कि सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस चेंज नहीं होगा। तो आई होप यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। तो पहले समझते हैं कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है। अ कंज्यूमर विल बी इन इक्विलिब्रियम व्हेन ही स्पेंड्स हिज इनकम ऑन द परचेज ऑफ डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज सो एज टू मैक्सिमाइज हिज टोटल यूटिलिटी। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब कि आपके पास जितनी भी इनकम है आप उसको इस तरह से खर्च करिए, आप अलग अलग तरह के सामान इस तरह से खरीदिए कि आप जब सामान लेकर के आए तो आपको सबसे सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिले। जैसा मैंने बोला था कि योर मनी शुड बी वेल स्पेंट, है ना। आपको बिल्कुल मैक्सिमम जितना सेटिस्फैक्शन मिल सकता है आपको उतना मिले। आपको ये नहीं लगे कि मैंने 3 लेस के पैकेट क्यों ले लिए, मुझे लेस के 3 नहीं लेने चाहिए थे, मुझे कुरकुरे का 1 लेना चाहिए था इसी जगह। ऐसा नहीं, आपको कहीं ना कहीं सबसे सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिल जाना चाहिए। तो अगर ऐसा हो रहा है देन यू आर एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम इज द आइडियल पोजीशन टुवर्ड्स विच कंज्यूमर विल लाइक टू मूव। हर कंज्यूमर क्या पाना चाह रहा है? इक्विलिब्रियम पाना चाह रहा है, यानी मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन पाना चाह रहा है अपने हार्ड अर्न मनी को खर्च करके, सामान को परचेज करके। अब इसमें यहाँ पे हम कुछ अजम्पशंस लेंगे, तो देखते हैं क्या क्या अजम्पशन ले रखे हैं। ठीक है, पहला है कंज्यूमर इज रैशनल। हम मान रहे हैं कि कंज्यूमर जो है वो एजुकेटेड है, उसके पीछे हर डिसीजन के पीछे कुछ रैशनल है, उसको नॉलेज है। यूटिलिटी इज कार्डिनल। एक कार्डिनल है। कार्डिनल क्या होता है? कार्डिनल मतलब क्वांटिफाइबल, है ना, जो नंबर के टर्म्स में मेजर हो सके। चैप्टर की स्टार्टिंग में हम लोगों ने कार्डिनल पढ़ा था, कार्डिनल और ऑर्डिनल। कार्डिनल का मतलब क्या है? हम मान के चल रहे हैं कि यूटिल्स में मेजर कर सकते हैं। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ऑपरेट्स। व्हाट इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी? जस्ट अभी ऊपर पढ़ा था, प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने प्रॉपर जो है उसको फॉर्मलाइज करा था कि डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी मतलब ये होता है जब भी हम एडिशनल कमोडिटीज को कंज्यूम करते हैं तो जो एडिशनल मार्जिनल यूटिलिटी हमको मिल रही थी वो डिक्रीजिंग रेट पे होती है ना, वो धीरे धीरे डिक्रीज करती जाती है। नेक्स्ट, यूटिलिटी ऑफ ईच यूनिट ऑफ मनी रिमेन्स कांस्टेंट। इसका मतलब कि हर 1 रुपए को खर्च करके आपको सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलता है। मान लीजिए प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल के टर्म्स में मैं जब भी 1 रुपए खर्च करता हूं तो मुझे 5 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन मिलता है। तो अगर मैं 10 रुपीज खर्च करूंगा तो मुझे 50 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए। अगर मैं 1 करोड़ रुपीज खर्च कर रहा हूं तो मुझे 5 करोड़ यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए, है ना। फिर क्या है? टेस्ट एंड प्रेफरेंस चेंज नहीं होगा, वही तो अजम्पशन ऊपर भी था। और कह रहा है कि हमको कंज्यूमर की इनकम जो दी होगी वो कांस्टेंट होगी, उसकी इनकम घटेगी या बढ़ेगी नहीं, सेम कांस्टेंट इनकम पे ही ये चैप्टर चल रहा होगा। तो ये जो अजम्पशंस हैं, ये अजम्पशंस आपको ध्यान रखने हैं। ये अजम्पशंस जो है बहुत जगह सेम ही चलेंगे, मतलब कि कॉपी होंगे। आपको एक बार याद कर लेना, आपका काम हो जाएगा। तो हमने क्या क्या अजम्पशन देखे? सबसे पहला अजम्पशन देखा कंज्यूमर इज रैशनल, वो सोच समझ के डिसीजन लेता है, उसको मार्केट की नॉलेज है और वो हर चीज के पीछे उसी डिसीजन के एक रीजन होता है। यूटिलिटी इज कार्डिनल, हम उसको मेजर कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ यूटिल, इट इज क्वांटिफाइबल। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ऑपरेट्स। Next was utility of each unit of money remains constant, taste and preference remains unchanged, and income
इज गिवन एंड रिमेन्स कांस्टेंट। तो आपको ये 6 assumptions याद कर लेने हैं, ठीक है। इसके बाद में कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम थ्रू कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि जो कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच थी प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल की, वो क्या कहती है। मैंने आपको स्टार्टिंग में इंट्रो में बताया था कि इनकी अप्रोच 2 कमोडिटी के ऊपर है, मतलब एक सिंगल कमोडिटी वाला भी है और एक 2 कमोडिटी वाला भी है। तो यहाँ लिखा हुआ है फ्लो चार्ट में कि एक 1 कमोडिटी का केस है और एक 2 कमोडिटी का केस है, ठीक है। तो पहले हम समझते हैं 1 कमोडिटी का केस। देखो अजम्पशंस मैंने क्या लिख रखा है, सेम अजम्पशंस लेके चल रहे हैं हम लोग, बस सारे अजम्पशन सेम हैं कि एक अजम्पशन बस ऐड हो गया है। वो कौन सा, ये वाला, प्राइस इज गिवन एंड रिमेन्स अनचेंज्ड। मतलब जो भी कमोडिटी आप यूज कर रहे हैं ना, लेट से आप कोल्ड ड्रिंक लेके आए हैं और वो 15 रुपीज की बॉटल थी, तो प्राइस जो है वो आपको गिवन है क्वेश्चन में, मतलब वो हमको बता रखा है कि क्या प्राइस है उसका, और वो प्राइस चेंज नहीं होगा। हम बस इतना अजम्पशन और ऐड करेंगे, बाकी सेम है। देखिए कंज्यूमर इज रैशनल, यूटिलिटी इज कार्डिनल, लॉ ऑफ डीएमयू, यूटिलिटी ऑपरेट्स, price is given and remains unchanged, duty of each unit of money remains constant, taste and preference remains unchanged and income is given and remains constant। तो आई होप इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है ना। इसके बाद में जो 1 कमोडिटी केस है, 1 कमोडिटी केस तभी ऑपरेट करेगा जब आप एक कंडीशन को फुलफिल करेंगे। वो कंडीशन क्या है कि जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी है वो प्राइस ऑफ कमोडिटी के इक्वल है। मतलब समझिए, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी इन टर्म्स ऑफ प्राइस का मतलब ये है कि जैसे मुझे कोई चीज मिली है ना, मैंने उसको कंज्यूम करा, तो मेरा मन बता, जैसे 1 रुपए का उन्होंने बता रखा ना, यहाँ पे ऊपर आया था कि 1 रुपए हमको कितना यूटिल देगा, ये फिक्स है। जैसे कि मान लेते हैं मुझे 1 रुपए खर्च करने पे 5 यूटिल का सेटिस्फेक्शन मिलता है ना। तो मान लो कि मैंने 5 रुपीज का लेस का पैकेट लिया, तो मेरे हिसाब से जब मैं 1 रुपए पे 5 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन पाना चाहता हूँ, तो 5 5 जा 25, यानी मुझे 5 रुपीज खर्च करके उस पैकेट को खाने पे 25 यूटिल का सेटिस्फेक्शन मिल जाना चाहिए। तो अगर 25 यूटिल का सेटिस्फेक्शन मिल गया देन आई एम एट इक्विलिब्रियम, अगर ज्यादा मिल गया देन आई एम एट सरप्लस, और अगर कम मिला तो मेरे पैसे ज्यादा चले गए और मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, तो ये तो मेरा लॉस हो गया। तो 3 ही कंडीशन होती है, या तो आप सरप्लस पे होंगे, या तो आप लॉस पे होंगे, या तो आप इक्विलिब्रियम पे होंगे। तो ये कब होता है, MUX का मतलब है कि आप कितना पैसा कहीं ना कहीं उसको देने के लिए रेडी थे, आप कितना खर्च करना चाह रहे थे, मतलब जितना आपने खर्च करा और जो भी प्राइस था वो कहीं ना कहीं सेम होना चाहिए। तो देखते हैं इसको इस शेड्यूल की हेल्प से। कह रहा है सपोज 1 रुपी गिव्स 2 यूटिल्स। मान लीजिए कि 1 रुपए आपको 2 यूटिल का सेटिस्फेक्शन देता है एंड प्राइस ऑफ कमोडिटी इज 3। जो आप चीज खरीदने जा रहे हैं उसका प्राइस 3 है। आप 1 यूनिट खरीद रहे हैं मान लीजिए, ठीक है, आपने 1 यूनिट खरीदी तो आपको 10 का यहाँ पे MUS दे रखा है। अच्छा देखिए इसको मेरे साथ फिल करिए। विलिंग टू पे, MUM का मतलब क्या है कि आप कितना पैसा पे करना चाह रहे हैं। अब मेरी बात समझिएगा, आपको यहाँ पे कितना सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, एक कमोडिटी पे 10 का सेटिस्फेक्शन मिल रहा है ना, और आप 1 रुपए कब देते हैं जब आपको 2 सेटिस्फेक्शन मिलता है, 2 यूटिल का। तो 10 सेटिस्फेक्शन के लिए, 10 यूटिल के लिए आप कितना पैसा खर्च करना चाहेंगे। अगर आप 2 यूटिल सेटिस्फाई होने के लिए, 2 यूटिल का सेटिस्फेक्शन पाने के लिए 1 रुपए खर्च करने के लिए रेडी रहते हैं, तो 10 यूटिल्स के लिए कितना करना चाहेंगे, 5। कॉमन सेंस कि अगर 2 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन पाने के लिए आप 1 रुपए खर्च कर देते हैं, तो 10 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन पाने के लिए आप 5 रुपए खर्च करेंगे, है ना। तो यहाँ पे क्या फिगर आएगी, 5। आप यहाँ पे 5 रुपए खर्च करना चाहते हैं इस हिसाब से कि 5 रुपए खर्च करेंगे, हर 1 रुपए पे 2 यूटिल का सेटिस्फेक्शन हमको मिलना ही चाहिए, तो 5 2 10 यूटिल का सेटिस्फेक्शन जो यहाँ मिल रहा है। दूसरा देखिए 8 सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, तो 8 सेटिस्फेक्शन मिलने के लिए कितने रुपए खर्च करना चाहोगे। अगर आप 1 रुपए 2 यूटिल्स के सेटिस्फेक्शन पे खर्च करते थे, तो 8 यूटिल के सेटिस्फेक्शन के लिए आप 4 रुपए खर्च करना चाहेंगे। आप 4 विलिंग टू पे हैं। सिमिलरली यहाँ पे 6 वाले में 3, 4 वाले में 2, 2 वाले में 1, फिर 0 वाले में 0। जब हमको सेटिस्फेक्शन नहीं मिला तो हम पैसे क्यों खर्च करेंगे, 0 रुपीज, है ना। अच्छा PX प्राइस क्या था, हम लोगों ने पढ़ा था प्राइस कांस्टेंट रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। तो प्राइस कमोडिटी का तब भी 3 था, यहाँ भी 3 था, यहाँ भी 3 था, यहाँ भी 3 था, यहाँ भी 3 था और यहाँ भी 3 था। अब एक चीज आप नोटिस करिएगा, ठीक है, वो क्या कि थर्ड यूनिट पे, है ना, थर्ड यूनिट पे जो MUM है, आप 3 रुपए ही खर्च करना चाह रहे हैं और कमोडिटी का प्राइस भी क्या है, 3। जितना वो सेटिस्फेक्शन आपको देंगी 3 यूनिट्स खाने पे, आप उन टोटल उसके लिए आप 3 रुपए खर्च करना चाह रहे हैं, उसका प्राइस भी 3 है। यानी जितने पैसे आप खर्च करने चाह रहे हैं, आपको उतने ही पैसे जो है आपसे मांगे गए हैं, आपको उतना ही पे करना है। तो ये क्या है, इक्विलिब्रियम, कि किसी चीज को पाने के लिए मेरी जितनी इच्छा है पैसे खर्च करने की, उतने ही पैसे मेरे खर्च होने वाले हैं।
₹3 मुझसे लिए जाएंगे और मैं ₹3 देने के लिए ही रेडी था। तो ये क्या है, ये इक्विलिब्रियम है। आई होप आपको समझ में आया। तो इक्विलिब्रियम कैसे हमें मिलता है, जितना पैसा आप खर्च करना चाह रहे हैं, द अमाउंट ऑफ मनी विच यू आर विलिंग टू पे, इट शुड बी इक्वल टू योर प्राइस। तो इसका कंडीशन क्या था ऊपर, MUX इज इक्वल्स टू PX। ये आपको याद करनी है कंडीशन, ठीक है। आई होप इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब इसके बाद में यहाँ पे हमको ग्राफ बनाना है इसी का, ठीक है। तो देखते हैं MUX और PX का हमें ग्राफ बनाना है। तो देखिए जरा, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम ग्राफ को अब यहाँ पे प्लॉट करेंगे। तो नीचे ग्राफ में देखिए, यहाँ पे जो y एक्सिस है ये हमको MUX और PX को डिनोट कर रही है, और नीचे यहाँ पे यूनिट्स हैं। तो आप देख सकते हैं कि एक यूनिट पे आप कितना खर्च करना चाह रहे थे, आप 5 खर्च करना चाह रहे थे, है ना। तो एक यूनिट के लिए आप 5 खर्च करना चाह रहे थे, फिर आप 4 करना चाह रहे थे, फिर आप 3 करना चाह रहे थे, 3 पे 3, और फिर 4 पे 2, और फिर 1, और फिर 0। तो कहीं ना कहीं जो ग्राफ था आपका ये ऐसे जा रहा था। ये किस चीज का ग्राफ है, ये आपका मार्जिनल यूटिलिटी M का ग्राफ है। MUM मतलब विलिंगनेस टू पे, आप कितना पैसा खर्च करना चाह रहे हैं। और प्राइस ऑफ द कमोडिटी क्या था, इट वाज फिक्स्ड। कितना था वो, 3 था। प्राइस ऑफ द कमोडिटी वाज फिक्स्ड एट 3, यही था। अब देखिए जिस पॉइंट पे ये यहाँ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, क्या ये 3 पे ही आ रहा है। तो देखो 3 यूनिट्स पे, और हमारे ग्राफ में भी कहाँ पे आ रहा था, ये 3 पे, है ना। तो ये क्या है, ये है हमारा पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। ये है हमारा पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है। अब आप बात समझिएगा कि प्राइस आप 3 ही पे कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आपको सेटिस्फैक्शन इस पॉइंट तक का मिल रहा है। तो क्या प्राइस के ऊपर सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, द आंसर इज यस। तो इस रीजन को क्या बोलते हैं हम, इस रीजन को बोलते हैं कंज्यूमर सरप्लस। इस रीजन को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कंज्यूमर सरप्लस। आप सरप्लस पे हैं, ठीक है। और इसी के साथ में ये जो नीचे वाला रीजन है, जहाँ पे आप प्राइस 3 खर्च कर रहे हैं लेकिन आपको सेटिस्फैक्शन उतना नहीं मिल रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं लॉस। कि यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका लॉस हो रहा है, ठीक है। आई होप इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं है, आपको ये समझ में आया। अब इसके बाद में नीचे देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, अ यूटिलिटी मैक्सिमाइजिंग कंज्यूमर। एक कंज्यूमर जो हर एक पाई का हिसाब चाहता है, जो पूरा पैसा वसूल करना चाहता है, जो मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन पाना चाहता है, विल बी इन इक्विलिब्रियम। उसके मन को शांति तब मिलेगी, कब, व्हेन ही परचेजेस दैट मच क्वांटिटी, जब वो उतनी यूनिट खरीदे कि उस कमोडिटी से मिलने वाला मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी इक्वल इट्स प्राइस। कह रहा है उस कमोडिटी से मिलने वाला जो मार्जिनल यूटिलिटी है यानी MUX, और जो उसका प्राइस है PX, वो इक्वल है। ये तुम्हारी कंडीशन थी। तो इसी कंडीशन को इसने यहाँ पे क्या करा, सेंटेंस फॉर्म में लिखा हुआ है। तो आपको ये कंडीशन याद रखनी है, MUS इज इक्वल्स टू PX। अब आता है हमारा 2 कमोडिटी केस। नाउ व्हाट इज 2 कमोडिटी केस। हम मान के चल रहे हैं कि आप जो है अपनी इनकम 2 जगह खर्च कर रहे हैं, आप 2 कमोडिटी परचेस करके ला रहे हैं। तो आपको कौन सी कमोडिटी ज्यादा और कौन सी कम लेनी चाहिए, या आपको कितना कितना परचेस करना चाहिए कि दोनों से आपको इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन अचीव हो। मतलब मान लीजिए, ज्यूम करिए कि आप चिप्स लेने जा रहे हैं और आप बिस्किट लेने जा रहे हैं, तो आपको कितने चिप्स के पैकेट लेने चाहिए और कितने बिस्किट के पैकेट लेने चाहिए कि दोनों से आपको सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन हो। ये हम कहाँ पढ़ेंगे, 2 कमोडिटी केस में। अजम्पशंस क्या हैं, अजम्पशन सेम है इसके जैसे 1 सिंगल कमोडिटी के थे। देख लीजिए एक बार, कंज्यूमर राशन होगा, यूटिलिटी कार्डिनल होगी, लॉ ऑफ डेमी ऑपरेट करेगा, प्राइस हमको दिया होगा वो चेंज नहीं होगा, ईच यूनिट ऑफ मनी हमको कांस्टेंट रहेगी और वो हमको सेम यूटिलिटी देगी। जैसे अभी ऊपर जो हमने शेड्यूल पढ़ा उसमें ₹1 2 यूटिल का सेटिस्फैक्शन दे रहा था। टेस्ट एंड प्रेफरेंस चेंज नहीं होगा और इनकम इज गिवन एंड रिमेन्स कांस्टेंट। सेम अजम्पशंस है, आपको एक ही बार याद करना है ना। आपको एक पॉइंट ध्यान रखना है अपने मन में कि जब आप सिर्फ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वगैरह आप ऐसे बताएंगे, लॉ ऑफ डेमी वगैरह बताएंगे, तो जो अजम्पशन आप वहां पे बताएंगे वही आपको आगे कोट करने हैं। बस एक आगे ऐड कर देना है, किसमें, सिंगल कमोडिटी और 2 कमोडिटी के केस में आपको एक और ऐड करना अजम्पशन, दैट इज प्राइस इज गिवन एंड रिमेन अनचेंज्ड। बस आपको ये और याद करना है, ठीक है। सारे बाकी अजम्पशन सेम है। यहीं पे आता है लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। 2 कमोडिटी केस के लॉ को हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। द यूटिलिटी मैक्सिमाइजिंग कंज्यूमर मस्ट एलोकेट हिज इनकम अमंग वेरियस कमोडिटीज इन सच अ वे that the last unit of money spent on each commodity gives him same marginal utility। क्या कह रहा है ये सेंटेंस, ये कह रहा है
कि जो कंज्यूमर सबसे ज़्यादा मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन अचीव करना चाहता है वो अपनी इनकम को ऐसे ठिकाने लगाए, ऐसे एलोकेट करे डिफरेंट कमोडिटीज़ पे कि जब वो पैसा खर्च कर रहा है तो जब वो लास्ट मनी अपना स्पेंड करे तो उसे एक एक मनी का हिसाब मिल जाए, सेटिस्फैक्शन मिल जाए एंड इट गिव्स हिम सेम मार्जिनल यूटिलिटी। मतलब जितना वो पैसा खर्च कर रहा है, मेरे एग्जांपल में मान लीजिए कि जैसे कि मैंने आपको बोला कि 1 रुपए खर्च करने पे आपको 2 यूटिल का सेटिस्फैक्शन मिलता है, ठीक है, और आप घर से लेके निकले 100 रुपए, तो अगर 1 रुपए खर्च करने पे 2 का सेटिस्फैक्शन मिलता है तो 100 रुपए खर्च करने पे 200 यूटिल का सेटिस्फैक्शन मिलेगा। तो आप जो भी चीज़ें 100 में खरीद के लाएं और आप उसको कंज्यूम करें तो कंज्यूम करने के बाद में आपका सेटिस्फैक्शन 200 ही होना चाहिए। सो दिस इज लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। और ये आपको ध्यान रखना है कि जो 100 रुपए आपने खर्च करे हैं ये मिला के आपने किन्हीं 2 कमोडिटी पे खर्च करे हैं। जैसे ऊपर वाली पे कंडीशन लगी थी कि MUX और PX इक्वल होगा, वैसे ही लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी की भी एक कंडीशन है जो कि आपको यहाँ पे दिख रही है कि MUX अपॉन PX इज इक्वल्स टू MUY अपॉन PY, है ना। तो ये आपको कंडीशन याद रखनी है कि जितना मार्जिनल यूटिलिटी हमको एक कमोडिटी से मिल रहा होगा हम उसके प्राइस से उसको डिवाइड करेंगे। मतलब जैसे कि MUX यानी हम कितना टोटल हमको मार्जिनल यूटिलिटी कितना डिराइव हुआ, जैसे मान लेते हैं 50 हमको मिल रहा था, ठीक है, मतलब 50 MUX था और उसका प्राइस था 5 रुपीज, तो 50 डिवाइड बाय 5, तो मैं मान सकता हूँ कि मुझे 1 रुपए के बदले 10 यूटिल का सेटिस्फैक्शन मिला। समझ में आ रहा है आपको? सुनिए फिर से, मैं कोई चीज लेके आया, मान लीजिए मैं 5 रुपीज का लेस का पैकेट लेके आया और वो लेस का पैकेट खाने के बाद मार्शल कह रहे हैं कि मुझे 50 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन मिला, तो 5 रुपए खर्च करके 50 यूटिल का सेटिस्फैक्शन मिला, तो मुझे 1 रुपए से कितना सेटिस्फैक्शन मिला होगा सर? 50 डिवाइड बाय 5, 10 यूटिल्स, सिंपल है ना। तो वही यहाँ पे करना है। ऐसे ही आपको दूसरी कमोडिटी का भी निकालना है, दूसरी कमोडिटी का मार्जिनल यूटिलिटी इन टोटल अपॉन उसका प्राइस, तो उसका भी एक आंसर आएगा। ये भी एक रेशियो है, ये भी एक रेशियो है, और दोनों का आंसर क्या हो जाना चाहिए? जहां वो मैच करे बस वही आपका इक्विलिब्रियम है। तो ये किसके इक्वल होगा? मार्जिनल यूटिलिटी पर यूनिट मनी, है ना, ये इसके इक्वल होना चाहिए। एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, तो उससे ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। Assume Vansh wants to spend 40 rupees on purchase of two commodities X and Y of rupees 5 and 10। अब ये कमोडिटी अपने मन से कुछ भी मान लेना जो भी 5 रुपए और 10 रुपए में अवेलेबल हो मार्केट में, है ना। मैं मान के चल रहा हूँ कि वंश अपने घर से निकला है, वो 40 रुपीज लेके निकला है और वो 40 रुपीज में 2 चीजें खरीदने वाला है, जिसमें से एक चीज का प्राइस 5 रुपए है और एक चीज का प्राइस 10 रुपए है। सिर्फ एक यूनिट नहीं लेगा, कितनी लेगा वो अब उस पर डिपेंड करता है कि वो 10 रुपए वाली चीज ले ले, 20 रुपीज वहां खर्च हो गए, और 4-5 रुपए वाली चीज लीजिए, 20 रुपीज वहां खर्च हो गए, या तो ऐसे स्पेंड कर लिया, कैसे करेगा वो हम लोग अभी देखते हैं। तो ये यहाँ पे देके रखा है कि पहली यूनिट पे 50 उसको सेटिस्फैक्शन मिलेगा एक्स कमोडिटी से और 80 मिलेगा दूसरी कमोडिटी से। तो इसके लिए हमें शेड्यूल को कंप्लीट करना पड़ेगा। इसके आगे मुझे यहाँ पे 2 कॉलम्स और बनाने पड़ेंगे। एक मिनट, ठीक है। तो यहाँ पर मैं पहला कॉलम जो बनाऊंगा वो बनाऊंगा MUX अपॉन PX का, ठीक है, जो हमारी पहली कंडीशन थी उसमें। तो ये पहला कॉलम है मेरा MUX अपॉन PX का, ठीक है। इसी तरह जो दूसरा कॉलम है वो MUY अपॉन PY का है, ठीक है। अब सुनिए, MUX हमें कितना दे रखा है? 50, और प्राइस ऑफ एक्स, प्राइस कितना है? P ऑफ एक्स वो 5 है, ठीक है, यूनिट नहीं लेना हमको यहाँ पे। प्राइस कितना है? 5 है, तो 50 डिवाइड बाय 5, इसी तरह 45 डिवाइड बाय 5, 40 डिवाइड बाय 5, 30 डिवाइड बाय 5। हमको क्या करना है? x से डिवाइड करना है, P ऑफ एक्स। तो मैं यहाँ पे जगह अलग से लिख भी दे रहा कि हमें P ऑफ x गिवन है 5 और हमको P ऑफ y गिवन है 10, ठीक है। तो फिर 50 डिवाइड बाय 5 इज 10, देन 45 डिवाइड बाय 5 इज 9, देन 8, 7, और ये इसी ऑर्डर में ऐसे आएगा। अब हम 10 से डिवाइड करेंगे उधर, तो यहाँ पे आएगा 8, 7, 6, 5, 4 एंड 3। अब यहाँ सुनिएगा कि मार्शल क्या कहना चाह रहे थे। मार्शल कहना चाह रहे थे कि यहाँ पे आपको कुछ नंबर्स कॉमन दिख रहे होंगे, जैसे 8 और 8 कॉमन दिख रहा है, 7 और 7 कॉमन दिख रहा है, 6 और 6 कॉमन दिख रहा है, 5 और 5 कॉमन दिख रहा है, ये 4 मार्क हो गया गलती से, 5 और 5 कॉमन दिख रहा है, आपको ये 4 कॉमन दिख रहे हैं, है ना। तो प्रोफेसर मार्शल यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं कि आप अगर 3 यूनिट इसकी लेते एक्स कमोडिटी के तो आपको 8 सेटिस्फैक्शन मिलता, और वहीं पे आप अगर सिर्फ 1 यूनिट वाई कमोडिटी के लेते, इसका लेते, तो आपको 8 सेटिस्फैक्शन मिलता।
इसको लेने पे भी 8 मिल रहा है, इसको लेने पे भी 8 मिल रहा है, दोनों से क्या मिल रहा है आंसर सेम। mu x अपॉन पी एक्स 8 आ रहा है और mu y अपॉन पी वाई भी 8 आ रहा है, ये दोनों 8 आ रहे हैं। इसका मतलब प्रोफेसर मार्शल अकॉर्डिंग कि आपको ये वाला ऑप्शन आप चूज कर सकते हैं, यानी आप 3 कमोडिटी ले लीजिए x की और 1 कमोडिटी ले लीजिए y की। आपको समझ में आया? तो इस टेबल से पहले हम देख लेते हैं कि क्या क्या कंक्लूजन्स निकल के आ रहे हैं। तो कहाँ कहाँ सेम है, 8 और 8 सेम था, तो यानी 1 कमोडिटी y की और 3 कमोडिटी x की, राइट। तो 3 कमोडिटी x की और प्लस 1 कमोडिटी y की, पहला तो कंक्लूजन यही आया है ना। दूसरा केस देखिए, दूसरा क्या निकल के आया, एक मिनट इसको थोड़ा सा ऐसे सही से लिख लेते हैं। 3 कमोडिटी x की प्लस 1 कमोडिटी y की, है ना, यही था। दूसरा देखिए उन्होंने क्या बोला, 7 और 7 कॉमन आ रहा है, तो ये 7 किसके सामने है, 4 कमोडिटी के x के, और ये वाला 7 2 कमोडिटी के y के, तो 4 ऑफ x एंड 2 ऑफ y, 4 ऑफ x एंड 2 ऑफ y। ऐसे ही आप आगे देखेंगे तो इसका नेक्स्ट आ जाएगा फिर 5 ऑफ x प्लस 3 ऑफ y, और फिर इसी तरह आप एक और देखेंगे आगे जो लास्ट वाला मैच हो रहा है 5 और 5 वाला, तो इसका आ जाएगा 6 कमोडिटी ऑफ x प्लस 5 कमोडिटी ऑफ y। अब जरा ये सारे ऑप्शंस नहीं चूज कर सकते हैं, आप देखिए कि अब इनका जो है एस्टिमेट एक्सपेंडिचर कितना निकल के आएगा। x कमोडिटी कितने रुपए की थी सर, x कमोडिटी जो थी वो 5 रुपीज की थी, है ना। तो जहां जहां x लिखा है आपने वहां वहां आप उसका प्राइस लिख दीजिए, दैट इज आप वहां पे लिखिए 5 रुपीज, ठीक है। और इसी तरह जहां जहां आपने y लिखा हुआ है, जहां जहां आपने y लिखा हुआ है, y वाली कितनी कमोडिटी कितने रुपए की थी, वो थी 10 रुपीज की, तो वहां वहां आप लिखिए 10 रुपीज। और अब जरा टोटल करिए, 5 3 15 और 10 1 10, 15 प्लस 10 25, ठीक है। 4 5 20, 2 10 20, 20 20 40, आगे 5 5 25 और 3 10 30, 25 और 30 55, एंड सिमिलरली 6 5 30 और 5 10 50, 30 प्लस 50 80, ठीक है। तो आप जरा देखिए कि मार्शल के अकॉर्डिंग अगर वो 25 रुपए खर्च करके 3 कमोडिटी एक्स की और 1 कमोडिटी वाई की लेगा तो उसको सेटिस्फैक्शन मिलेगा। अगर वो 40 रुपए खर्च करके 4 एक्स की और 2 वाई की लेगा तो भी वो इक्विलिब्रियम पे होगा, 55 रुपीज खर्च करेगा तो भी इक्विलिब्रियम पे होगा, और 80 खर्च करेगा तो भी इक्विलिब्रियम पे होगा। लेकिन अब क्वेश्चन से ये निकल के आता है वो लेके कितने रुपए निकला था, 40। क्या 40 वाला केस हमें मिला, हाँ ये सेकंड वाला। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर यही हो जाएगा। तो हम बोलेंगे फॉर इक्विलिब्रियम उसे कितना लेना चाहिए, ही शुड परचेज 4 कमोडिटी ऑफ x एंड 2 कमोडिटी ऑफ y। तो हम लास्ट में अपना आंसर यहाँ पे लिख देते हैं। हमारा क्या कंक्लूजन निकला इसमें, हमारा कंक्लूजन ये निकला कि उसे 4 कमोडिटी x की और 2 कमोडिटी y की लेनी चाहिए। तो कंक्लूजन लिख देंगे यहाँ पे। नेम किसका दे रखा था हमको, वंश का दे रखा था, तो हम यहाँ पे लिखेंगे आंसर में वन शुड कंज्यूम या फिर परचेज 4 कमोडिटी ऑफ x एंड 2 कमोडिटीज ऑफ y। बस हो गया, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं। जैसे लॉ में हम लोगों ने बहुत सारे अजम्पशंस ले रखे हैं, तो हर लॉ के लिमिटेशंस भी होंगे फिर। तो देखिए इसके लिमिटेशन क्या है, सब पढ़ने के बाद में यहाँ पे अब लिमिटेशन आया, इट इज डिफिकल्ट टू नो यूटिलिटीज ऑफ अ कमोडिटी। लिमिटेशन क्या है, पहला कि हम जान नहीं सकते कि हमें कितना सेटिस्फैक्शन मिला। हम बिस्किट खा के पहला बिस्किट का बाइट देके हम ये नहीं बता सकते, किसी को हम नहीं समझा सकते कि कितना सेटिस्फैक्शन मिला। हमारी हालत उस 2 या 3 महीने के बच्चे जैसी ही है जो सिर्फ मतलब एक्सप्रेस नहीं कर सकता बोल करके कि क्या हुआ, ठीक है।
कि चोट लगी है या भूख लगी है या क्या है, हम लोग नहीं जैसे एक्सप्रेस कर सकते, वैसी हालत हमारी हो जाती है, क्योंकि हम नहीं बता सकते कितनी यूटिलिटी से सेटिस्फेक्शन हमको मिला है। नेक्स्ट, कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी इज अनरियलिस्टिक। कह रहा है ये जो कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी का अजम्पशन लिया था ये अनरियलिस्टिक है, तो पॉसिबल ही नहीं है। थर्ड क्या है, कंज्यूमर्स आर इग्नोरेंट। हम लोगों ने क्या अज्यूम करा था, सबसे पहला अजम्पशन क्या था हमारा, कि कंज्यूमर्स आर रैशनल, कंज्यूमर्स को इन्फॉर्मेशन है, कंज्यूमर्स जो है उनको उनके हर एक एक्सपेंडिचर के पीछे का रीजन है ना। लेकिन कह रहा है कई बार कंज्यूमर कैसे होते हैं, दे आर ऑफ इग्नोरेंट नेचर, वो ध्यान नहीं देते हैं, है ना, ये लिमिटेशन है। एंड कंज्यूमर्स आर अकस्टम्ड टू चेंज इन हैबिट्स, कंज्यूमर जल्दी जल्दी अपने प्रेफरेंसेस और टेस्ट को चेंज करते रहते हैं। हमने अजम्पशन लिया था ना कि चेंज में टेस्ट, मतलब टेस्ट में चेंज नहीं आ रहा, प्रेफरेंसेस नहीं बदल रही, हैबिट नहीं बदल रही, तो वो सब चीजें क्या है, कह रहा है कि ये सब चीजें लिमिटेशन है, क्योंकि हमने अज्यूम कर लिया था। लेकिन अजम्पशन पे थोड़ी दुनिया चल रही है, दुनिया में तो चेंज हो रहा है, सब लोग अपनी हैबिट्स बदल रहे हैं, सब लोग अपना प्रेफरेंस बदल देते हैं। ठीक है, कि कोई एक साल पहले जो है जो चीज बहुत ज्यादा खाता था फास्ट फूड में बाहर जाके, अब उसे वो बिल्कुल नहीं पसंद है, वो उग गया खा खा के। तो कह रहा है कि हैबिट्स वगैरह चेंज हो जाती हैं। ठीक है, कंज्यूमर्स रैशनल नहीं है, इग्नोरेंट रहते हैं। तो ये जो है बेसिक उसकी लिमिटेशंस है। अच्छा, जो सबसे पहला वाला पॉइंट है, इट इज डिफिकल्ट टू नो यूटिलिटीज ऑफ अ कमोडिटी, उसमें आप देख रहे होंगे मैंने साइड में एक रेफरेंस दे रखा है 2B का। व्हाट इज 2B? तो हर एक जो मैंने यहाँ पे मतलब नोट्स आपको प्रोवाइड करे हैं, हर एक टॉपिक के पास ना आप नोटिस करिए ऊपर एक नंबर लिखा हुआ है। तो 2B पे मैं आपको लेके जाना चाहूंगा। हम लोग जब 2B पे जाएंगे तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि इट इज डिफिकल्ट टू नो यूटिलिटी ऑफ अ कमोडिटी। हम नहीं जान सकते किसको कितना लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिला है। तो इसके लिए आप जैसे ही आएंगे इस पेज पे, तो आपके टॉपिक 2 का जो पॉइंट नंबर B है, वहां पे उसका एक्सप्लेनेशन दिया है। क्या लिखा है, यूटिलिटी इज नॉट मेजरेबल। यानी जो हमने लिमिटेशन वहां पे पहली पढ़ी ना, कि हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते कितना सेटिस्फैक्शन मिला, उसके पीछे का रीजन क्या है, कि यूटिलिटी इज नॉट मेजरेबल। तो उसके आगे आप यहाँ पे अगर चाहें तो इसमें आप अपने आंसर में ये पॉइंट आगे फिर उसमें ऐड कर सकते हैं। तो इसी के साथ में हमने इसके चारों लिमिटेशंस भी कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, और इन लिमिटेशंस के बाद में हमारा मार्शल का कार्डिनल वाला खत्म हो जाता है। अब हमारा बचता है ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस, जो कि J.R. हिग्स का है। तो ये क्लास यहीं तक, ये हमारे मार्शल कंज्यूमर का जो इक्विलिब्रियम वाला था, इस पोर्शन का ये पार्ट 1 था। पार्ट 2 में हम लोग J.R. हिग्स की थ्योरी पढ़ेंगे। ठीक है, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।